गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। राधे राधे बेटा, गुड मॉर्निंग। तो बेटा कंसेप्ट ऑफ मिक्सचर केटीजी थर्मोडायनेमिक्स अपन पढ़ रहे थे और उसमें बेटा अपन ने कंसेप्ट ऑफ मिक्सचर वाले फॉर्मूले पढ़ लिए थे। कंसेप्ट ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर के फॉर्मूले पढ़ लिए थे। लगभग सारे फॉर्मूले सिमिलर थे बेटा कंसेप्ट ऑफ मिक्सचर में। हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा जी, स्टार्ट करूं अब आगे। आज का स्टार्ट करूं क्या? आज का स्टार्ट करते हैं बेटा मीन फ्री पाथ। स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, लास्ट टॉपिक 5 मिनट का टॉपिक है केटीजी का, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, माध्य मुक्त पथ। क्या बोला जाएगा बेटा इसको? माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ। तो बेटा माध्य मुक्त पथ की परिभाषा की बात कर रहा हूं। तो बेटा अगर मान लीजिए कोई कंटेनर है, तो कंटेनर में बेटा जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं, गैस अणु जो होते हैं, मान लीजिए कंटेनर है, कोई पात्र है बेटा, इस पात्र में गैस भरी हुई है। और बेटा गैस जो भरी हुई है, तो अपन बात कर रहे हैं कि गैस के अणु जो रहे होंगे इस पात्र में। ये गैस के अणु बना रहा हूं बेटा, ये गैस के अणु है ये बेटा। अगर गैस के अणु ऐसे बनाए जाए, इन गैस के अणुओं की बात कर रहा हूं, तो बेटा मान लीजिए पहला कण ये है, इस वाले कण की बात कर रहा हूं। इस वाले कण का माध्य मुक्त पथ पता करना है। ये फर्स्ट नंबर वाला जो कण है, इसका माध्य मुक्त पथ पता करना है। तो माध्य मुक्त पथ के लिए जैसे मान लीजिए मैं मान लेता हूं बेटा कि पहले सबसे पहले इस वाले कण से जाके टकराया, फिर इसके बाद में इस कण से जाके टकराया, फिर इसके बाद में इस कण से जाके टकराया, फिर इसके बाद में इस कण से जाके टकराया, इसके बाद में इस कण से जाके टकराया। तो बेटा ये जितने भी कणों से टकराता जा रहा है, मान लीजिए यहां पे पहला टक्कर हुई, इसकी पहली टक्कर ये, तो बेटा इसके पहले वाला जो पथ रहेगा, इसको क्या बोला जाएगा? प्रथम मुक्त पथ। क्या बोला जाएगा? प्रथम मुक्त पथ। मुक्त पथ किसको बोला जाएगा? हाँ, फर्स्ट स्लाइड है बेटा, फर्स्ट स्लाइड है। माध्य मुक्त पथ की बात कर रहा हूं। तो बेटा मुक्त पथ किसको बोला जाएगा? माध्य मुक्त पथ की बात बाद में करूंगा, पहले केवल मुक्त पथ, फ्री पाथ। तो बेटा फ्री पाथ क्या होता है? ये जो D1 दूरी है, इसको प्रथम फ्री पाथ बोला जाएगा। बेटा ये जो D2 दूरी है, ये पहली टक्कर हुई और ये दूसरी टक्कर जब होगी, तब तक बीच में जितना है फ्री चलेगा, बिना टक्कर के जो चल रहा है बेटा, उसको द्वितीय फ्री पथ बोला जाएगा। ये वाला कौन सा रहेगा बेटा? तृतीय मुक्त पथ। ये वाला कौन सा रहेगा बेटा? चतुर्थ मुक्त पथ। ये वाला कौन सा रहेगा बेटा? पंचम मुक्त पथ। तो ऐसे बेटा ये मुक्त पथ है सारे। प्रथम मुक्त पथ एक कण के लिए कैलकुलेट किया जाता है। मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ बेटा एक कण के, किसी पर्टिकुलर एक कण के लिए कैलकुलेट किया जाता है। जिस कण के लिए भी कैलकुलेट करो बेटा, उसकी सारी टक्कर देखनी होती है। तो बेटा वो टक्कर के बीच में जो पाथ चल रहा है, उसको मुक्त पथ बोला जाता है। पहली टक्कर के पहले जो पाथ चलेगा, उसको प्रथम मुक्त पथ। दूसरी टक्कर के पहले जो पाथ चलेगा, उसको द्वितीय मुक्त पथ। तीसरी टक्कर के पहले जो पाथ चलेगा, उसको तृतीय मुक्त पथ। और बेटा इन सबका औसत ले दूं तो माध्य मुक्त पथ आ जाएगा। इन सबका अगर औसत ले दिया जाए तो क्या आ जाएगा बेटा? माध्य मुक्त पथ आ जाएगा। और माध्य मुक्त पथ का जो फॉर्मूला होता है बेटा, माध्य मुक्त पथ का जो फॉर्मूला होता है लेमडा मीन, या फिर ये बोल दीजिए बेटा लेमडा माध्य। इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा, लेमडा माध्य इज इक्वल टू लेमडा मीन इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? 1/√2
पाई डी स्क्वायर एन। यहां पर डी और एन दो टर्म आ रही है बेटा, अपने पास डी और एन दो टर्म आ रही है। सबसे पहले डी की बात कर रहा हूं बेटा, डी की बात कर रहा हूं। तो बेटा डी क्या रहेगा यहां पर, जिस कण का मैं मुक्त पथ पता कर रहा था, जिस कण का मैं मुक्त पथ पता कर रहा था, पहले वाले कण का मुक्त पथ पता किया मैंने, पहले वाले कण के लिए मुक्त पथ पता किया। जिस कण का मुक्त पथ पता कर रहे हो, जिस कण का माध्य मुक्त पथ पता कर रहे हो बेटा, उस कण का व्यास है ये, कण का व्यास है, कण का व्यास, जिसको बेटा जरूरत पड़ने पे क्या भी लिखा जा सकता है, 2r भी लिखा जा सकता है। जरूरत पड़ने पे क्या भी लिखा जा सकता है, 2r भी लिखा जा सकता है बेटा। इसके बाद में स्मॉल एन, स्मॉल एन का मतलब क्या है बेटा, अणु घनत्व। क्या है बेटा, अणु घनत्व। और घनत्व के लिए मैंने बताया था बेटा, जो भी घनत्व आए अपॉन आयतन कर दो, कुल अणुओं की संख्या अपॉन आयतन। अणु घनत्व की बात कर रहा हूं, कुल अणु की संख्या अपॉन आयतन। ऐसे ऊर्जा घनत्व की बात करें, कुल ऊर्जा अपॉन आयतन। आवेश घनत्व की बात करें, कुल आवेश अपॉन आयतन। तो जिसका भी घनत्व लिखना वो क्वांटिटी अपॉन में क्या बेटा, आयतन। अच्छा बेटा यहां पे वैल्यू पुट कर देता हूं, है ना। अच्छा इस डी की जगह अगर मैं 2r लिखूं तो 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर हो जाएगा क्या बेटा, इसकी जगह 4r स्क्वायर आ जाएगा क्या, देखो इसकी जगह 4r स्क्वायर आ जाएगा क्या। डी की जगह 2r लिखूं, 2r का स्क्वायर करूंगा 4r स्क्वायर हो जाएगा क्या। यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि लेमडा मीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। लेमडा मीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। बेटा यहां से प्रोपोर्शनलिटी के क्वेश्चन बनेंगे, यहां से न्यूमेरिकल वगैरह के क्वेश्चन नहीं बनते, यहां से न्यूमेरिकल वगैरह के क्वेश्चन नहीं बनते, यहां से प्रोपोर्शनलिटी के क्वेश्चन बनते हैं, अनुपात के क्वेश्चन बनते हैं कि लेमडा मीन किसके प्रोपोर्शनल होगा। ये क्वेश्चन एक बार नीट में पूछा जा चुका है बेटा, नीट में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है, एक नहीं दो बार पूछा जा चुका है। एक बार तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला पूछा है बेटा, और एक बार ये समानुपाती पूछा है कि किसके समानुपाती होता है। तो बेटा इसमें क्वेश्चन बनता है, ये फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है प्रोपोर्शनलिटी का, न्यूमेरिकल वगैरह नहीं बनाएगा। यहां से क्वेश्चन बनेगा ऐसा प्रोपोर्शनलिटी का, अनुपात समानुपात का। तो बेटा ये दोनों, ये वैल्यू पुट कर रहा हूं, अणु घनत्व की जगह n/v पुट कर रहा हूं यहां पर, n/v। ये फॉर्मूला याद रखेंगे बेटा ना, एक फॉर्मूला याद रखेंगे केवल, लेमडा मीन का फॉर्मूला ये होता है। वो बोले त्रिज्या में बदलो, त्रिज्या की टर्म में दे रखी हो इसे अनुपात समानुपात, तो डी की जगह क्या लिख दो, 2r का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4r स्क्वायर, अपॉन में क्या आएगा, r स्क्वायर। अच्छा वो आयतन दाब ताप इन पे जाना चाहे तो इस स्मॉल एन की जगह क्या लिख देंगे, n/v। n/v लिखने का मतलब आयतन एंटर कर गया आप इस फॉर्मूले में। अगर आयतन के साथ समानुपात, आयतन के साथ प्रोपोर्शनलिटी देखनी हो तो आयतन के साथ प्रोपोर्शनलिटी देखने के लिए बेटा स्मॉल एन की जगह क्या लिखेंगे, n/v। लिख रहा हूं इस फॉर्मूले में n/v। लेमडा मीन 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन। वी किधर चला जाएगा बेटा, ऊपर चला जाएगा। वी किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अच्छा बेटा ये v/n हो गया, n/v/n हो गया। अच्छा बेटा अगर मुझे पी और टी की टर्म में चाहिए हो, यहां से मैं प्रोपोर्शनलिटी लिख सकता हूं बेटा कि जो लेमडा मीन रहेगा वो लेमडा मीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा, वी रहेगा। लेमडा मीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा, वी रहेगा। अच्छा बेटा मुझे पी और टी की टर्म में प्रोपोर्शनलिटी पूछ ली जाए, अगर पी और टी की टर्म में दाब और ताप के कैसे रहेगा अनुपात समानुपात, तो बेटा पी और टी की टर्म की बात कर रहा हूं। अब पी और टी की टर्म लानी है तो मैं बोलूंगा बेटा कि PVN इज इक्वल टू क्या होता है, PV/KT। यहां से V/N बना रहा हूं बेटा, V/N इज इक्वल टू क्या आएगा, KT/P। V/N इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, KT/P। V/N की जगह KT/P लिख रहा हूं। लेमडा मीन इज इक्वल टू KT/√2 पाई डी स्क्वायर P। यहां से और लिख दूंगा बेटा कि जो लेमडा मीन होता है, लेमडा मीन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, एंड लेमडा मीन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, लेमडा मीन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P होता है। देख लीजिएगा बेटा जी इसको सबको। बेटा यहां से प्रोपोर्शनलिटी के क्वेश्चन बनेंगे, अनुपात समानुपात के क्वेश्चन बनेंगे। तो बेटा आयतन के साथ, दाब के साथ, ताप के साथ, त्रिज्या के साथ, इनके साथ प्रोपोर्शनलिटी पूछी जा सकती है। डन रहेगी बात, फॉर्मूला एक याद रखोगे।
फॉर्मूला केवल एक याद रखोगे बेटा, एक याद रखोगे फॉर्मूला, 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन। डन बेटा जी, कोई लोचे वाली बात तो नहीं, आगे चलू क्या अब? हाँ बेटा जी, आगे चला जाए अब। बेटा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ये प्रपोर्शनलिटी बता दी मैंने, कहां कहां से प्रपोर्शनलिटी पूछी जा सकती है। अब बेटा जी अपन एंटर कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी थर्मोडायनेमिक्स। केटीजी थर्मोडायनेमिक्स में से केटीजी वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ओके बेटा ओके, केटीजी वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब बात कर रहे हैं बेटा थर्मोडायनेमिक्स में एंटर कर रहे हैं अपन, थर्मोडायनेमिक्स उष्मागतिकी में एंटर कर रहे हैं, उष्मागतिकी में। तो सुनिएगा बेटा जी, है ना, उष्मागतिकी में चैप्टर बेटा नहीं, केटीजी थर्मोडायनेमिक्स में से केटीजी एंड हुआ है, थर्मोडायनेमिक्स तो अब चलेगा, थर्मोडायनेमिक्स तो अब चलेगा। न्यू चैप्टर नहीं है केटीजी थर्मोडायनेमिक्स, चैप्टर का नाम केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स था। तो बेटा केटीजी खत्म हुआ है, थर्मोडायनेमिक्स इस चैप्टर का सेकंड पार्ट, थर्मोडायनेमिक्स। अब बेटा थर्मोडायनेमिक्स पे आ जाता हूं मैं ना। थर्मोडायनेमिक्स में मेनली ये पार्ट बेटा जो रहेगा अपने फ्लोट पढ़ेंगे बेटा अपन। मेनली पूरे चैप्टर में क्या है, फ्लोट। स्लोट वैसे भी हट चुका है, पहले स्लोट भी होता था लेकिन अब वो हट चुका है। तो बेटा अपन को फ्लोट पढ़ना रहेगा मेनली। उष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बेटा पूरे चैप्टर में तीन चीजों में डील करेंगे, पूरे चैप्टर में तीन चीजों में डील करेंगे, पूरे चैप्टर में बेटा तीन चीजों में डील करेंगे, तीन चीजों में। तीन चीजें क्या क्या रहेगी बेटा, क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू, क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू। तीन चीजें क्या रहेगी बेटा, क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू, क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू। बेटा तीन चीजों में से क्यू के बारे में तुम्हें जानकारी हो चुकी है। क्यू मैंने तुम्हें बताया था बेटा, समआयतनिक प्रक्रम हो तो क्यू बराबर म्यू सीवी डेल्टा टी, समदाबीय प्रक्रम हो बेटा तो क्यू बराबर म्यू सीपी डेल्टा टी। समआयतनिक के लिए मैंने बोला था बेटा यह फॉर्मूला वैलिड नहीं है। समतापीय के लिए मैंने बोला था बेटा इनफाइनाइट मल्टीप्लाइड बाय जीरो वाली फॉर्म बन रही है, यह वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं है। और रुद्धोष्म में बेटा, रुद्धोष्म में जीरो हो जाता है, जरूरत ही नहीं है सोल्व करने की। तो चार स्टैंडर्ड प्रक्रम के लिए तो मैं जानता हूं क्यू। और बेटा अगर कोई इक्वेशन आ जाए, प्रक्रम की समीकरण आ जाए, सामान्य प्रक्रम हो जाए, जनरल प्रोसेस हो जाए, प्रक्रम की समीकरण दे रखी हो, उसको जनरल प्रक्रम मान के सोल्व करेंगे, तो बेटा उसमें क्यू का फॉर्मूला म्यू सी डेल्टा टी, जहां पर सी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर अपॉन 1 माइनस एक्स होता था। यह सब तुम्हें याद आ रहा है क्या? मैंने 5 प्रक्रम बताए थे तुम्हें वहां पर। बेटा जितने भी प्रक्रम होते हैं अनंत प्रक्रम, उनको अपन ने 5 प्रक्रमों में डिवाइड किया था। 5 प्रक्रमों में 4 स्टैंडर्ड प्रोसेस और एक जनरल प्रोसेस जिसमें सारे अनंत प्रक्रम आ जाते हैं। 4 स्टैंडर्ड प्रोसेस का तो डायरेक्ट नाम लेके बताता है, और बाकी के बचे अनंत प्रक्रम को वो प्रक्रम की समीकरण देके बताता है आपको। तो क्यू के बारे में बेटा अपन बात कर चुके थे ना, क्यू के बारे में अपन बात कर चुके थे। तो बेटा आप सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स से। थर्मोडायनेमिक्स में बेटा ज्लोट, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी का शून्य नियम। उष्मागतिकी का शून्य नियम, शून्य नियम ये कहता है बेटा, शून्य नियम ये कहता है कि बेटा अगर ये बॉडी
ये बॉडी ए है, ये बॉडी बेटा ए है, ये बॉडी बेटा बी है, ये बॉडी बेटा सी है। तो अगर बेटा टी ए बराबर क्या हो, टी सी हो, और टी बी बराबर क्या हो बेटा, टी सी हो, तो समीकरण 1 और 2 से मैं ऐसा लिख सकता हूं कि टी ए बराबर क्या होगा बेटा, टी बी होगा। टी ए बराबर क्या होगा बेटा, टी बी होगा। इसी को उष्मागतिकी का प्रथम नियम कहते हैं बेटा, कि अगर ए वाली वस्तु भी सी के साथ तापीय साम्य में है, बी वाली वस्तु भी सी के साथ तापीय साम्य में है, तो ये ए और दो भी आपस में किस में रहेगी, तापीय साम्य में रहेगी। ए वाली वस्तु सी के साथ तापीय साम्य में है, बी वाली वस्तु सी के साथ तापीय साम्य में है, तो बेटा ये दोनों भी आपस में किस में होगी, तापीय साम्य में होगी। इसको क्या बोला जाता है, उष्मागतिकी का शून्य नियम। लेकिन उष्मागतिकी का शून्य नियम कोई परिभाषा के रूप में तुमसे नहीं पूछा जाता। उष्मागतिकी में सिंपल सा एक क्वेश्चन बनता है बेटा, इस शून्य नियम में केवल सिंपल सा एक क्वेश्चन बनता है। वो सिंपल सा क्वेश्चन क्या बनेगा बेटा, कि जो ज्लोट होता है, ज्लोट ताप को परिभाषित करता है, ज्लोट ताप को परिभाषित करता है, ज्लोट ताप को परिभाषित करता है। ज्लोट किसको परिभाषित करता है बेटा, टेम्परेचर को परिभाषित करता है, टेम्परेचर को डिफाइन करता है। केवल सिंपल सा एक क्वेश्चन याद रखना है ज्लोट में, ज्लोट किसको परिभाषित करता है, टेम्परेचर को, तापमान को परिभाषित करता है। तापमान को समझाने का काम किसका था बेटा, ज्लोट का था। ज्लोट बोलता है बेटा कि ए और सी के बीच में अगर उष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं हो रहा है, ए और सी के बीच में अगर उष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं हो रहा है, ए और सी के बीच में उष्मा का अगर कोई आदान प्रदान नहीं हो रहा है, परिणामी आदान प्रदान 0 है, तो बेटा कोई राशि है जो इनके लिए सेम रही होगी, और उस राशि को क्या बोला जाता है, तापमान बोला जाता है। तो बेटा ये ऐसे तापमान को परिभाषित करता है। उसमें साम्य का मतलब क्या है बेटा, कि ए और सी के बीच में उष्मा का कोई स्थानांतरण नहीं हो रहा, तो इनके लिए कौन सी राशि सेम रही होगी, तो बेटा उस राशि को, उस पैरामीटर को अपन तापमान बोलते हैं, उस पैरामीटर को अपन टेम्परेचर बोलते हैं। तो ज्लोट किसको परिभाषित करता है, तापमान को। इसके बाद में बेटा फ्लोट, उष्मागतिकी का प्रथम नियम। कौन सा नियम बेटा, प्रथम नियम। उष्मागतिकी का प्रथम नियम बेटा, तो उष्मागतिकी के प्रथम नियम की बात की जाए तो उष्मागतिकी का प्रथम नियम ये कहता है कि Q बराबर क्या रहेगा बेटा, W प्लस डेल्टा यू। Q बराबर क्या रहेगा बेटा, W प्लस डेल्टा यू। जहां पर Q का मतलब क्या है बेटा, उष्मा की मात्रा। Q का मतलब क्या है बेटा, उष्मा की मात्रा। इसका मतलब क्या है बेटा, गैस द्वारा किया गया कार्य। इसका मतलब क्या है बेटा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। तो बेटा फ्लोट में, फ्लोट क्या होता है बेटा, फ्लोट क्या है, बेसिकली बेटा एनर्जी कंजर्वेशन है, ऊर्जा संरक्षण है। जैसे मान लीजिए बेटा तुम चावल पका रहे हो, है ना, चावल पका रहे हो कुकर में चावल पकाने, तो बेटा तुमने क्या किया, गैस पे चढ़ा दिया उसको। कुकर में चावल पकाने तुमने उसको गैस में चढ़ा दिया। बेटा जो तुम कुल उष्मा दोगे ना, कुल उष्मा, जो कुल ऊर्जा दोगे उसको गैस पे चालू रख के, गैस पे चढ़ा के जो उसको कुल ऊर्जा दोगे, कुल उष्मा जो उसको दोगे बेटा, वो 2 भाग में डिवाइड होगी, 2 भाग में जाएगी। एक भाग तो क्या रहेगा बेटा, चावल पक जाएंगे। चावल पक जाएंगे मतलब ऐसे लूज हो जाएंगे चावल, चावल पक जाएंगे। तो बेटा ये तो क्या किया, कार्य किया उसने, चावल को पका दिया। क्या कर दिया बेटा, कार्य कर दिया। और बेटा आंतरिक ऊर्जा बढ़ने का मतलब है तापमान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब चावल बनने लगे होंगे तो उनका टेम्परेचर कम होगा, जब चावल बन चुके होंगे, पक चुके होंगे, तो उनका टेम्परेचर बढ़ चुका होगा। टेम्परेचर बढ़ना मतलब बेटा आंतरिक ऊर्जा बढ़ना। तो बेटा जो भी उसमें अपन प्रदान करते हैं वो 2 भाग में जाती है, कुछ भाग का कार्य होता है और कुछ भाग क्या करता है, तापमान को बढ़ाता है। कुछ भाग तो कार्य करता है, कुछ भाग किसको बढ़ाता है, तापमान को बढ़ाता है। इसी को बेटा क्या कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, फ्लोट कहा जाता है। फ्लोट के लिए 2-3 पॉइंट लिख रहा हूं बेटा, फ्लोट के लिए 2-3 पॉइंट लिख रहा हूं। तो फ्लोट बेसिकली अगर बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बात करूं तो फ्लोट किस पर बेस्ड है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। प्रथम नियम जो है बेटा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। फ्लोट ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा बेटा
न्यूमेरिकल करते समय सबका मात्रक समान होना चाहिए। सबका मात्रक समान होना चाहिए। न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम सबका मात्रक क्या होना चाहिए बेटा? सेम होना चाहिए। या तो सब किस में हो? जूल 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 में। तुम क्यू को जूल में लिख रहे हो तो डब्ल्यू भी काय में हो? जूल में। यू फाइनल भी काय में हो? जूल में। यू इनिशियल भी काय में हो? जूल में। या फिर सारे किस में हो? कैलोरी 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 में। या फिर सारे किस में हो? किलो जूल किलो जूल किलो जूल में। मात्रक सबका क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। Q बराबर डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। न्यूमेरिकल जब भी सोल्व करेंगे मात्रक सबका क्या होना चाहिए बेटा? सेम होना चाहिए। डन, कोई लोचे वाली बात नहीं रहेगी। एक बेटा लास्ट पॉइंट जो बनता है, लास्ट पॉइंट ये है उष्मागतिकी बल। उष्मागतिकी बल असंरक्षी बल है। उष्मागतिकी बल असंरक्षी बल है बेटा। उष्मागतिकी बल कौन सा बल है? असंरक्षी। मतलब जो कार्य रहेगा वो पथ पर निर्भर करेगा। कार्य रहेगा वो पथ पर निर्भर करेगा, दूरी पर निर्भर करेगा, विस्थापन पे नहीं। किस पर निर्भर करेगा? दूरी पे। किस पर निर्भर करेगा बेटा? दूरी पे। पथ पर निर्भर करने का मतलब क्या होता है बेटा? किस पर निर्भर करेगा? दूरी पर, विस्थापन पर निर्भर नहीं करेगा। जो संरक्षी बल होते हैं उनमें पथ पर निर्भर नहीं करता, केवल विस्थापन पर निर्भर करता है। फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट पे। इसमें बेटा पूरी दूरी पर निर्भर करेगा, पूरे पथ पर निर्भर करेगा कार्य। कोई क्वेश्चन आएगा वहां पे क्लियर करूंगा इस पॉइंट को। ठीक है, तो बेटा ये फ्लोट की बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई है ना, किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण वगैरह पे। अब इसके न्यूमेरिकल पार्ट पे पहुंचता हूं बेटा। न्यूमेरिकल पार्ट पे पहुंचने के लिए सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन आएंगे बेटा, फर्स्ट टाइप वाले जो क्वेश्चन रहेंगे, फर्स्ट टाइप वाले क्वेश्चन ऐसे रहेंगे बेटा कि 4 पैरामीटर है, 4 में से 3 की वैल्यू तुम्हें दे दी जाएगी। 4 में से 3 की वैल्यू तुम्हें दे दी जाएगी, 1 की वैल्यू तुमसे पूछ ली जाएगी। लेकिन बेटा जब वैल्यू डायरेक्ट गिवन होती है तो प्लस माइनस लगाना मेरी जिम्मेदारी होता है और यूनिट सेम रखना भी मेरी जिम्मेदारी है। दो चीजों का ध्यान रखना रहेगा। जब भी वैल्यू डायरेक्ट गिवन रहेगी तो बेटा प्लस माइनस लगाना भी मेरी जिम्मेदारी रहेगा और बेटा यूनिट का ध्यान रखना भी मेरी जिम्मेदारी रहेगा। तो बेटा सबसे पहले अपन यहां पर चिन्ह परिपाटी समझ रहे हैं कि कब डायरेक्ट वैल्यू दी जाती है तो कब उसको प्लस लिखना है, कब उसको माइनस लिखना है। चिन्ह परिपाटी। साइन कन्वेक्शन। सबसे पहले बेटा बात कर रहा हूं क्यू की। अगर कभी बेटा क्वेश्चन में लिखा आता है प्लस, कब लिखा जाएगा? जब निकाय, निकाय का मतलब क्या बेटा? निकाय बोला जाए या गैस बोला जाए एक ही बात है। जब निकाय को उष्मा दी जाए, जब निकाय को उष्मा दी जाए या फिर निकाय, निकाय उष्मा अवशोषित करे, निकाय उष्मा क्या करे? अवशोषित करे। कैसे भी करके बेटा गैस के पास, निकाय के पास, गैस का मतलब निकाय, गैस का मतलब निकाय, गैस का मतलब सिस्टम, गैस का मतलब निकाय। कैसे भी करके बेटा गैस के पास उष्मा आ रही है, गैस के पास उष्मा आ रही है, चाहे वो खुद अवशोषित कर रहे हो चाहे अपन गैस को दे रहे हो, चाहे गैस खुद अवशोषित कर रहे हो चाहे अपन गैस को दे रहे हो। अगर गैस के पास उष्मा पहुंच रही है तो क्या लिखी जाएगी? प्लस लिखी जाएगी। और ऐसे बेटा गैस माइनस कब लिखी जाएगी? उष्मा जब निकाय, निकाय का मतलब क्या बेटा? गैस से उष्मा ली जाए, या फिर निकाय उष्मा मुक्त करे। इस हिसाब से प्लस माइनस लिखना रहेगा बेटा। इसके बाद में सिंपल डेल्टा यू, डेल्टा यू का लेना देना केवल पैरामीटर से है। डेल्टा यू को पॉजिटिव तब लिखना है जब तापमान क्या हो रहा हो? बढ़ रहा हो। डेल्टा यू को नेगेटिव तब लिखना है जब तापमान क्या हो रहा हो? घट रहा हो।
सिंपल, डेल्टा यू के लिए केवल एक पैरामीटर ध्यान रखना है, क्यू के लिए केवल एक लैंग्वेज ध्यान रखनी है। बात कर रहा हूं बेटा डब्ल्यू की, डब्ल्यू में बेटा पैरामीटर से भी ध्यान रखना है और लैंग्वेज से भी ध्यान रखना है। प्लस कब लिखा जाएगा बेटा, जब आयतन क्या हो रहा हो, बढ़ रहा हो, या फिर यह बोल दीजिए बेटा गैस द्वारा कार्य किया जाए। क्या बोल दिया जाए बेटा, गैस द्वारा कार्य, गैस द्वारा कार्य किया जाए। माइनस वॉल्यूम घटना बेटा, वॉल्यूम कब घटना बोला, वॉल्यूम घटने का मतलब क्या बोला जाएगा बेटा लैंग्वेज की फॉर्म में, गैस पर कार्य किया जाए। बेटा द फोर द्वारा, द फोर द्वारा, द फोर धनात्मक, द फोर द्वारा, द फोर धनात्मक, ऐसे याद रखना। गैस द्वारा, द फोर द्वारा, द फोर धनात्मक, द फोर द्वारा, द फोर धनात्मक, गैस द्वारा कार्य मतलब धनात्मक कार्य है ना। वर्क का याद रखना स्पेशली, बाकी क्यू का भी तुम्हें याद रह जाएगा, डेल्टा यू का भी याद रह जाएगा, डब्ल्यू का याद रखना बेटा। द फोर द्वारा मतलब धनात्मक, गैस द्वारा कार्य मतलब धनात्मक कार्य। डन बेटा जी, कोई लोचे वाली बात नहीं, आगे चलूं। क्वेश्चन देखिएगा बेटा, क्वेश्चन देखिएगा। यदि गैस को प्रदान की गई ऊष्मा, गैस को प्रदान की गई ऊष्मा 500 कैलोरी है तथा गैस पर किया गया कार्य 100 जूल है एवं प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा 300 जूल है, तो अंतिम आंतरिक ऊर्जा बताइए। तो अंतिम आंतरिक ऊर्जा बताइए। गैस पर नेगेटिव होगा, गैस द्वारा धनात्मक होगा, बिल्कुल सही बात है। अगर 1 मिनट का, आधे मिनट का टाइम लेके अगर तुम इसको सोल्व करना चाहो तो कर लीजिए बेटा, अगर आधे मिनट का टाइम लेके इसको सोल्व करना चाहो तो कर लीजिए, आधे मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं मिल पाएगा। तब तक मैं भी सोल्व करता हूं। Q इज इक्वल टू क्या बेटा, W प्लस डेल्टा यू, डेल्टा यू की जगह क्या बेटा, U फाइनल माइनस U इनिशियल। ये लीजिए बेटा, ये डेल्टा यू है, U फाइनल माइनस U इनिशियल। अच्छा Q देखो, Q कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों, Q कितना दिया हुआ है, Q कितना दिया हुआ है, Q कितना दिया हुआ है, यहां ब्रैकेट में लिख भी देना। 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना होता है, 4.2 जूल। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, याद होना चाहिए डेटा तुम्हें। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, ये डेटा तुम्हें याद होना चाहिए। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। देखिएगा बेटा जी, उष्मा कितनी है, दी गई उष्मा, ये देखो गैस को दी गई उष्मा है क्या बेटा, गैस को दी गई उष्मा है क्या, ये गैस को दी गई उष्मा है क्या, देखो बेटा गैस को प्रदान की गई उष्मा है क्या, गैस के पास उष्मा पहुंच रही है, गैस के पास उष्मा जा रही है, मतलब इसको क्या लिया जाएगा, धनात्मक लिया जाएगा, धनात्मक। और बेटा जूल में लिखूंगा सबको, जूल में 500 मल्टीप्लाइड बाई 4.2, ये तो मैंने जूल में कन्वर्ट करने का ध्यान रखा। मेरा 2 काम है बेटा, एक तो मात्रक ध्यान रखना और दूसरा काम चिन्ह ध्यान रखना। मात्रक ध्यान रखना, चिन्ह ध्यान रखना, जब भी डायरेक्ट वैल्यू दी जाए बेटा मात्रक याद रखना है और चिन्ह याद रखना है। तो बेटा इसको क्या लिखा जाएगा, प्लस लिखा जाएगा। W बोलिए बेटा, W गैस पर किया गया कार्य, गैस पर है मतलब ऋणात्मक हो जाएगा, -100 जूल।
प्लस यू फाइनल पता करना है। यू इनिशियल कितना दिया हुआ है बेटा, प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा 300 जूल है, प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा ये 300 हो गई बेटा जी। बेटा 300 और 100 दोनों को इस तरफ भेज दूं क्या, ये माइनस का 300 माइनस का 100 दोनों को उस तरफ भेज दूं तो 400 हो जाएंगे क्या बेटा, 400। देखो बेटा ये तो 2100, इधर वाला तो 2100, उधर से क्या आएगा 100 और क्या आएगा बेटा 300, यहां से जो यू फाइनल आएगा बेटा वो कितना हो जाएगा 2500 जूल। कितना हो जाएगा बेटा 2500 जूल। हाँ भाई साहब देख लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, कोई दिक्कत हो तो देख लीजिए बता दीजिए। एक कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, यूनिट कन्वर्जन है, जूल इक्विवेलेंट से आता है, याद रखो डायरेक्ट। एक कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। इक्कीस सौ नब्बे तुमने 4.18 किया होगा, यहां पर 2190 तुम्हारा यहां पे 2090 आ रहा होगा, यहां पर 2100 आएगा। हाँ देख लो कहां तुमने गलती करी है, जहां भी तुम्हें गलत लग रहा हो वहां पे चेक कर लो कहां पे तुमने गलती की है, लिखा हुआ है सॉल्यूशन यहां पे। अब बेटा डेल्टा यू का फॉर्मूला लिख रहा हूं, डेल्टा यू का फॉर्मूला, डेल्टा यू क्या होता है बेटा, F/2 म्यू आर डेल्टा टी, F/2 म्यू आर डेल्टा टी। क्या होगा बेटा, F/2 म्यू आर डेल्टा टी। कैसे लिखोगे बेटा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल क्या लिखोगे F/2 म्यू आर टी फाइनल, यू इनिशियल क्या लिखोगे F/2 म्यू आर टी इनिशियल, F/2 म्यू आर कॉमन, F/2 म्यू आर कॉमन, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, F/2 म्यू आर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। यहां से क्या लिखा जाएगा बेटा, F/2 म्यू आर डेल्टा टी, F/2 म्यू आर डेल्टा टी। अच्छा बेटा यहां से F/2 को अगर मैं कॉमन ले देता, यहां से अगर मैं F/2 को कॉमन ले देता तो क्या म्यू आर टी फाइनल माइनस म्यू आर टी इनिशियल बचता क्या, म्यू आर टी फाइनल को क्या लिखा जा सकता है बेटा, आदर्श गैस समीकरण से, आदर्श गैस समीकरण से P2V2, इसको क्या लिखा जा सकता है P1V1 या P इनिशियल V इनिशियल। तो बेटा इसको ऐसे भी लिख दूं क्या, F/2 P2V2 माइनस P1V1, या फिर F बाई म्यू सीवी डेल्टा टी भी लिखा जा सकता है क्या, म्यू सीवी डेल्टा टी, म्यू सीवी डेल्टा टी भी लिखा जा सकता है क्या। बेटा डेल्टा यू के तीन फॉर्मूले हैं, तीन फॉर्मूले हैं, और बेटा मैं तो हमेशा कह रहा हूं बेटा हमेशा ये चीज याद ही रखिए कि कहीं पे भी फॉर्मूला तुम्हारे पास म्यू आर डेल्टा टी आ रहा हो, कहीं पे भी फॉर्मूला क्या आ रहा हो म्यू आर डेल्टा टी, उसको बेटा P2V2 माइनस P1V1 लिखा जा सकता है। जिस भी फॉर्मूले में म्यू आर डेल्टा टी बनेगा उसको हमेशा क्या लिखा जा सकता है, P2V2 माइनस P1V1। म्यू आर डेल्टा टी को हमेशा क्या लिखा जा सकता है, म्यू आर डेल्टा टी को, देखो बेटा म्यू आर डेल्टा टी को क्या लिखा हुआ है, P2V2 माइनस P1V1। देखो म्यू आर डेल्टा टी क्या है, म्यू आर टी फाइनल माइनस म्यू आर टी इनिशियल। म्यू आर डेल्टा टी का मतलब क्या है बेटा, म्यू आर टी फाइनल माइनस म्यू आर टी इनिशियल। क्या है म्यू आर डेल्टा टी का मतलब, म्यू आर टी फाइनल माइनस म्यू आर टी इनिशियल। म्यू आर टी फाइनल का मतलब क्या, एनआरटी का मतलब क्या, पीवी। म्यू आर टी फाइनल का मतलब क्या, P2V2। म्यू आर टी इनिशियल का मतलब क्या, P1V1। हमेशा याद रखिए बेटा
म्यू आर टी फाइनल माइनस म्यू आर टी इनिशियल। म्यू आर डेल्टा टी को क्या लिखा जा सकता है, P2V2 माइनस P1V1। 2100 कहां से आया भाई, ये लो 2100, 500 गुणा 4.2, ये कैलोरी में है, ये जूल में। बार बार बता रहा हूं, मात्रक सेम करना है और 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। हाँ देख लो, कैलोरी में था, मात्रक सेम रखना है दोनों तरफ का। ये कैलोरी में है, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। इसको भी जूल में लिख दिया, क्यू को भी जूल में कन्वर्ट करने के लिए 4.2 से गुणा किया, इसलिए 2100 हो गया। याद रह जाएगा भाई डेल्टा यू का फॉर्मूला, डेल्टा यू का फॉर्मूला याद रह जाएगा क्या? डेल्टा यू का फॉर्मूला याद रह जाएगा क्या? 3 फॉर्मूले रहेंगे बेटा, 3 फॉर्मूले। जैसे क्यू का फॉर्मूला हर प्रक्रम के लिए अलग अलग था, क्या? डेल्टा यू सबसे सिंपल चीज है बेटा, जो फ्लोट पढ़ रहे हैं, जो प्रथम नियम पढ़ रहे हैं, उसमें बेटा डेल्टा यू सबसे सिंपल पैरामीटर है सोल्व करने के लिए। डेल्टा यू सबसे सिंपल पैरामीटर है। कोई सा भी प्रक्रम हो, सभी प्रक्रमों के लिए सेम फॉर्मूला है। सभी प्रक्रमों के लिए, सभी प्रक्रमों के लिए केवल एक ही फॉर्मूला है बेटा, सभी प्रक्रमों के लिए। सभी प्रक्रमों के लिए एक ही फॉर्मूला है बेटा। सभी प्रक्रमों के लिए क्यू का फॉर्मूला हर प्रक्रम के लिए अलग अलग। समायतनिक के लिए क्या, म्यू सीवी डेल्टा टी। समदाबी के लिए क्या, म्यू सीपी डेल्टा टी। समतापी के लिए वैलिड नहीं था वो। रुद्धोष्म के लिए 0। सामान्य प्रक्रम के लिए म्यू सी डेल्टा टी। हर प्रक्रम के लिए अलग अलग है क्यू का फॉर्मूला। लेकिन डेल्टा यू का फॉर्मूला, वैल्यू की बात नहीं कर रहा, फॉर्मूला हर प्रक्रम के लिए क्या है, सेम है। डेल्टा यू कैलकुलेट करना सबसे सिंपल चीज है बेटा फ्लोट में, इस पूरे चैप्टर में। उसमें गति के पूरे चैप्टर में फ्लोट ही है, और फ्लोट में बेटा केवल 3 पैरामीटर है, क्यू, डब्ल्यू, डेल्टा यू। क्यू हर प्रक्रम के लिए अलग अलग फॉर्मूला है, डेल्टा यू सभी प्रक्रम के लिए सेम फॉर्मूला है। 3 ही चीजों पे पूरा चैप्टर चलेगा, क्यू, डब्ल्यू, डेल्टा यू पे। क्यू कैलकुलेट करना सीख चुके हैं, और बेटा क्यू के लिए दूसरा ऑप्शन भी आ गया अपने पास, डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू से भी आ जाएगा क्यू, डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। तो बेटा क्यू के लिए मैंने बोला हर प्रक्रम के लिए अलग अलग फॉर्मूला भी है, और दूसरा ऑप्शन डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू भी है। डेल्टा यू में कतई घबराने वाली बात नहीं है, डेल्टा यू के लिए एक फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए जब भी डेल्टा यू आ जाएगा। अब मेनली बात करेंगे बेटा किसकी, वर्क की। सबसे बड़ा पैरामीटर कौन सा है, वर्क। मेनली इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, वर्क। उसमें गति की प्रक्रम में किया गया कार्य। बेटा जो कार्य का फॉर्मूला लिखा जाता है, जो कार्य का फॉर्मूला लिखा जाता है, वो कार्य का फॉर्मूला क्या लिखा जाता है, इंटीग्रेशन पी डीवी। इंटीग्रेशन पी डीवी का मतलब क्या होता है बेटा, पीवी ग्राफ, पीवी ग्राफ व आयतन अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल। कहने का मतलब यह है बेटा कि अगर ये पी ग्राफ, ये पी अक्ष है, ये वी अक्ष है, ग्राफ इस टाइप का बना हुआ है, ग्राफ इस टाइप का बना हुआ है, तो बेटा ये वाला एरिया आएगा, ये वाला एरिया आएगा, ये वाला एरिया। और बेटा अगर ग्राफ ऐसे बना हुआ है, यहां पर आयतन अक्ष है, यहां पर पी अक्ष है, ऐसा ग्राफ बना हुआ है, तो बेटा जो अब की बार क्षेत्रफल आएगा वो क्षेत्रफल इधर वाला लेना है बेटा, इधर वाला लेना है, इधर वाला क्षेत्रफल लेना है, इधर वाला। देखो बेटा क्षेत्रफल समझे हो क्या तुम, क्षेत्रफल समझे हो क्या, कौन सा वाला क्षेत्रफल लेना रहेगा, है नीचे वाला क्षेत्रफल नहीं, नीचे वाला क्षेत्रफल नहीं भाई, हमेशा ऐसे मत कर देना कि नीचे वाला क्षेत्रफल लेना है, पीवी ग्राफ का नीचे वाला नहीं। पहले अक्ष देखो, अक्ष कहां पर है, अक्ष कौन सी वाली है। अगर बेटा आयतन अक्ष नीचे है तो नीचे वाला क्षेत्रफल लो, आयतन अक्ष इधर लेफ्ट में है तो लेफ्ट वाला क्षेत्रफल लो। इनिशियल फाइनल पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट से आयतन अक्ष पर लंब डालने, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट से आयतन अक्ष पर लंब डालने, जो इनक्लोज्ड एरिया आएगा बेटा वो वाला क्षेत्रफल लेना है। जो इनक्लोज्ड एरिया आएगा बेटा ये वाला क्षेत्रफल लेना है, ये वाला। याद रहेगी बात, पीवी ग्राफ
पीवी ग्राफ से जब भी क्षेत्रफल पता करना हो तो पीवी ग्राफ और आयतन अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल आएगा। आयतन अक्ष नीचे की तरफ है तो नीचे वाला क्षेत्रफल आएगा। आयतन अक्ष लेफ्ट में है मतलब वाई के अलोंग है तो लेफ्ट वाला क्षेत्रफल आएगा। हाँ, वी एक्स के सापेक्ष हो रहा है, यहां पर समाकलन वी एक्स के सापेक्ष हो रहा है तो वी के साथ बना हुआ एरिया लेते हैं, पीवी ग्राफ और आयतन अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल। डन बेटा जी, आगे चलूं अब। इंपोर्टेंट बात नाउ भाई साहब सुनना मेरी बात को। देखो इसमें तो v इनिशियल था, इसमें ये v फाइनल था। अगर मैं कार्य की बात करूं तो कार्य तो बेटा क्षेत्रफल होगा, ये वाला क्षेत्रफल होगा। लेकिन कार्य को जब भी बेटा तुम पता करोगे क्षेत्रफल से, प्लस माइनस लगाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, प्लस माइनस लगाना तुम्हारी जिम्मेदारी है बेटा। वैल्यू डायरेक्ट गिवन होती है तब भी प्लस माइनस लगाना अपनी जिम्मेदारी होती है, और क्षेत्रफल से कार्य पता कर रहे हैं तब भी बेटा प्लस माइनस लगाना अपनी जिम्मेदारी है। क्षेत्रफल तो नहीं बोलेगा ना कि मुझे प्लस लो, मैं प्लस हूं या माइनस हूं। क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल है बेटा, प्लस माइनस अपना कॉमन सेंस से लगाना है मुझे। तो बेटा अगर आयतन बढ़ रहा हो तो क्या लगाना है बेटा, प्लस। आयतन घट रहा हो तो क्या लगाना है, माइनस। इस वाले में देखिए बेटा क्या लगेगा, आगे प्लस लगेगा। प्लस लगने का कारण लिखना जरूरी है, कारण लिखना जरूरी है। आयतन बढ़ रहा है। इस वाले में देखो बेटा ये v इनिशियल, ये वाला क्या बेटा v फाइनल। इस वाले में जो कार्य आएगा बेटा, कार्य तो क्षेत्रफल ही आएगा, लेकिन आगे क्या लगेगा बेटा जी, माइनस लगेगा। और ये माइनस क्यों बेटा जी, क्योंकि आयतन क्या हो रहा है, घट रहा है। इसमें आयतन क्या हो रहा है, घट रहा है। तो जब भी क्षेत्रफल से कोई भी चीज सोल्व करो तो बेटा प्लस माइनस लगाना अपनी जिम्मेदारी होती है। जनरली प्लस माइनस का कंसेप्ट यह होता है कि क्षेत्रफल ऊपर की तरफ है तो प्लस, क्षेत्रफल नीचे की तरफ है तो माइनस। लेकिन यहां पे उस हिसाब से नहीं जाना, यहां पर कार्य है बेटा, कार्य के लिए आयतन से जाना है। आयतन बढ़ेगा तो क्षेत्रफल धनात्मक, आयतन घटेगा तो क्षेत्रफल से कार्य जो कैलकुलेट किया है वो ऋणात्मक। आयतन का ध्यान रखना है बेटा, है ना। अब बेटा देखो एक दो चार ऐसे नॉर्मल, दो चार ऐसे एग्जांपल बता देता हूं तुम्हें ना कि आयतन का कैसे ध्यान रखना है। ये चार केस है बेटा, ये चार केस है ना, चारों में प्लस माइनस ये पता करना है कि क्षेत्रफल कौन सा वाला आएगा और प्लस माइनस जीरो क्या आएगा, वर्क है ना। तो बेटा इन क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे हैं अपन। एग्जांपल है, क्वेश्चन नहीं, एग्जांपल। देखो बेटा इसमें क्षेत्रफल कौन सा वाला, ये इनिशियल फाइनल पॉइंट से कहां पे लंब डालूंगा, आयतन पर। देखो v इनिशियल, ये वाला क्या होगा बेटा, v फाइनल। ये क्षेत्रफल आएगा क्या बेटा, देखो w इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, क्षेत्रफल। आगे क्या लगेगा बेटा, प्लस की माइनस, प्लस लग जाएगा बेटा। इसका कारण जान सकता हूं क्या मैं, क्योंकि आयतन बढ़ रहा है। इस वाले में बेटा कार्य क्या हो जाएगा, जीरो। आयतन अक्ष पे लंब डालोगे, इनिशियल भी यहीं आ जाएगा, फाइनल भी यहीं आ जाएगा बेटा, जीरो वर्क हो जाएगा, कोई क्षेत्रफल नहीं होगा इसके। अब की बार आयतन अक्ष इधर है बेटा, यहां पे डालेंगे लंब, यहां से भी लंब डाला बेटा, यहां से भी लंब डाला बेटा, यहां वाला लंब भी यहीं पे आएगा, दोनों सेम जगह पे आएगी, एक लाइन आएगी, कोई क्षेत्रफल नहीं आएगा, जीरो क्षेत्रफल रहेगा। तो बेटा इसमें तो क्या रहेगा, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। और बेटा जीरो होने का रीजन एक ही है कि वॉल्यूम क्या रहा होगा, कांस्टेंट। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। वॉल्यूम बढ़ता है कार्य धनात्मक, वॉल्यूम घटता है कार्य ऋणात्मक, और वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब जीरो। वॉल्यूम का तो बेटा बढ़ना घटना है और कार्य का केवल प्लस माइनस होना है।
वॉल्यूम बढ़ना मतलब कार्य प्लस होना, वॉल्यूम बढ़ने का मतलब कार्य बढ़ नहीं रहा है, वॉल्यूम बढ़ने का मतलब कार्य धनात्मक, वॉल्यूम घटने का मतलब कार्य ऋणात्मक, वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब वर्क जीरो। आयतन के साथ कार्य का संबंध है बेटा, आयतन के बढ़ने घटने के साथ कार्य के धनात्मक ऋणात्मक होने का संबंध है। इन दोनों में बोलो बेटा, इन दोनों में बोलो, थर्ड और फोर्थ में बोलो। अब थर्ड और फोर्थ में बताओ मुझे, थर्ड वाले में बताओ कितना आएगा। थर्ड वाले में जीरो लिख दूं क्या बेटा, W बराबर जीरो। रीजन क्या है बेटा, वॉल्यूम बराबर क्या है, कांस्टेंट है। वॉल्यूम बराबर क्या है बेटा, कांस्टेंट। फोर्थ वाले में बोलो बेटा, फोर्थ वाले में कार्य बराबर बेटा क्षेत्रफल, कौन सा बेटा, ऋणात्मक आएगा। क्षेत्रफल क्या आ जाएगा बेटा, ऋणात्मक आ जाएगा। ऋणात्मक लिखने का कारण क्या है बेटा, क्षेत्रफल ये वाला रहेगा क्या, इसी को वी इनिशियल बोलोगे क्या, इसी को क्या बेटा वी फाइनल बोलोगे क्या, ये वाला क्षेत्रफल आएगा क्या बेटा। आयतन क्या हो रहा है, ऋणात्मक आने का कारण क्या है बेटा, आयतन क्या हो रहा है, घट रहा है। आयतन क्या हो रहा है बेटा, घट रहा है। डन बेटा जी, समझो क्या मेरी बात को, देखो क्षेत्रफल से जब भी कार्य लिखोगे तो प्लस क्षेत्रफल किधर की तरफ का लिया जाए और प्लस माइनस ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन पे चलता हूं, थोड़ी गलती करवाता हूं तुमसे। गैस द्वारा किया गया कार्य बताइए, गैस द्वारा किया गया कार्य बताइए। देखो बेटा थर्ड वाले में तो आयतन नियत है ना, आयतन नियत दिख रहा है। देखो बेटा आयतन ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है, ऐसे आ रहा है ग्राफ, दाब घट रहा है, आयतन क्या है, नियत है। तुम अगर आयतन अक्ष पे लंब डालोगे तो जहां पे पहला लंब डालोगे, प्रारंभिक बिंदु से लंब डालोगे तो भी यहीं पे आएगा और दूसरे वाले से भी यहीं पे आएगा, सेम जगह पे आएगा, कोई क्षेत्रफल नहीं रहेगा। देखो बेटा थर्ड नंबर वाले को देख रहे हो क्या तुम, थर्ड नंबर वाले में आयतन नियत है नहीं है। देखो ग्राफ देख के बताओ आयतन अक्ष किधर है, या आयतन अक्ष पे लंब डाल के देख लो, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट दोनों से लंब सेम जगह पे आ जाएगा, एक लाइन आएगी, केवल क्षेत्रफल आएगा ही नहीं। क्लियर है क्या है थर्ड वाला। अब इस फोर्थ वाले में बताइए बेटा जी, फोर्थ वाले में, फोर्थ नहीं इसमें, मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें, इस वाले क्वेश्चन में क्षेत्रफल कौन सा वाला लोगे, नीचे वाला लोगे लेफ्ट वाला लोगे, नीचे वाला लोगे क्षेत्रफल, लेफ्ट वाला लोगे। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, आयतन अक्ष नीचे है, नीचे वाला लेंगे। बहुत बढ़िया, शानदार, जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ठीक है, मैं काटता हूं, इसका क्षेत्रफल है ना, बेटा इस समलंब चतुर्भुज भी बन रहा है। अगर नीचे वाले क्षेत्रफल को देखोगे तो इस समलंब चतुर्भुज भी बनेगा बेटा, समलंब चतुर्भुज भी बनेगा। लेकिन समलंब चतुर्भुज से बढ़िया है बेटा, समलंब चतुर्भुज के फॉर्मूले वगैरह में कहीं गड़बड़ मत कर देना बेटा, डायरेक्ट किस पे जाओ बेटा, एक त्रिभुज बना दो और एक आयत बना दो। क्षेत्रफल जब भी बनाओ त्रिभुज आयत की शेप के बनाओ बेटा,
ये ऊपर वाला अलग से पता करोगे। देखो ये वाली ऊंचाई कितनी रहेगी 5 एटीएम, 5 गुणा 10 की घात 5 पास्कल में लिखना है बेटा, जूल में लिखना है कार्य को, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है। 5 गुणा 10 की घात 5 ये किस में लिखा बेटा, पास्कल में लिखा है। ऐसे ये वाली ऊंचाई देखो बेटा, एटीएम में नहीं लिखेंगे अपन, किस में लिखेंगे, एटीएम में नहीं लिखेंगे, किस में लिखेंगे, पास्कल में, तब कार्य किस में आएगा, जूल में। इसको बोलो बेटा ये कितना रहेगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 5 पास्कल, यहां से यहां तक की हाइट 1। इधर देखो बेटा इस ये वाली लेंथ कितनी ली जाएगी, ये वाली लेंथ 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। बताया था मैंने यूनिट कन्वर्जन, तुम्हें याद आ रहा है ऐसा, 1 लीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब, 1 लीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। याद आ रहा है क्या बेटा ऐसा तुम्हें? बेटा 10 की घात -3 क्यों लिखा, 10 की घात -3 क्यों लगाया एक्स्ट्रा, क्योंकि ये लीटर में था, मैं किस में लिख रहा हूं, मीटर क्यूब में लिख रहा हूं। मुझे आंसर किस में चाहिए, एसआई यूनिट में चाहिए, जूल में चाहिए आंसर। जो लंबाई चौड़ाई वगैरह ये सब भी किस में होनी चाहिए, एसआई यूनिट में ही होनी चाहिए। जूल मतलब दाब जो है वो पास्कल में होना चाहिए, आयतन जो है वो मीटर क्यूब में होना चाहिए। है भाई, सही बोल रहा हूं। अब क्षेत्रफल पता करता हूं, है ना। तो मैंने बोला बेटा W बराबर में क्या लूंगा बेटा, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मैंने देखा बेटा नीचे वाला क्षेत्रफल आएगा, और नीचे वाला क्षेत्रफल क्या है, ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल है। क्या है, ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल, त्रिभुज प्लस आयत है। और इस पूरे क्षेत्रफल के आगे क्या लगेगा, प्लस लगेगा। क्यों बेटा प्लस, क्यों, क्योंकि आयतन बढ़ रहा है। देखो प्रक्रम में देखो, आयतन 1 लीटर से कितना हो गया, 3 लीटर हो गया। देखिए बेटा जी प्रक्रम को देखिए, आयतन बढ़ रहा है इसलिए प्लस लगाया है। ग्राफ और आयतन अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल क्या है बेटा, ग्राफ और आयतन अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल एक तो त्रिभुज बन रहा है नीचे, और एक आयत बन रहा है। अब देखिएगा भाई साहब, त्रिभुज के लिए बोलो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। बेटा 1/2 से 2 निपट जाएगा क्या, 5 गुणा 10 की घात 2 बचेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा बेटा, 500 आएगा, 500। आयत का कितना आएगा बेटा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, कितना आएगा बेटा 200। कितना आ जाएगा बेटा 700 जूल, प्लस का आएगा। बेटा क्षेत्रफल देख लेना, मैंने आधार भी लिख दिया, ऊंचाई भी लिख दी, गुणा करना है केवल तुम्हें, गुणा करना है केवल तुम्हें। है भाई बोलो, ओके हो क्या, बोलो भाई ओके हो क्या, आगे चलू क्या। दो सौ बेटा ये देखो आयत बन रहा है क्या नीचे, आयत, ये लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, दोनों को गुणा करेंगे तो 10 की घात 2 बचेगी, और इधर 2 आएगा, 2 गुणा 10 की घात 2, 200 हो जाएगा क्या, 2 गुणा 10 की घात 2, इन दोनों को गुणा करो ना बेटा, आयत यही तो वाला है, ये वाला तो आयत है, ये वाला तो आयत है बेटा, यही तो आयत है। बेटा ये बात हो गई पीवी ग्राफ की, ये बात किसकी हो गई बेटा, पीवी ग्राफ की। अगर मान लीजिए नॉर्मल न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, मैं तुमसे बोल दूं एक समदाबीय प्रक्रम में आयतन यहां से यहां बढ़ता है, एक समतापीय प्रक्रम में आयतन यहां से यहां बढ़ता है। बेटा इस टाइप के अगर क्वेश्चन दिए जाए, लैंग्वेज लिखी हुई हो, लैंग्वेज लिखी हुई हो, डेटा दिया हुआ हो, तो बेटा प्रक्रम को पहचान के फॉर्मूले लगाना होता है। हर प्रक्रम के लिए अलग अलग फॉर्मूला रहेगा। तो बेटा फॉर्मूले लिख रहा हूं मैं, डब्ल्यू के फॉर्मूले। सबसे पहले बेटा सम आयतनिक, कौन सा प्रक्रम बेटा, सम आयतनिक। समायतनिक में कार्य क्या होता है बेटा, W का फॉर्मूला इंटीग्रेशन पीडीवी, जनरल फॉर्मूला क्या है बेटा, इंटीग्रेशन पीडीवी। तो बेटा इसका इससे क्या हो जाएगा, देखो आयतन नियत है, डीवी 0 हो जाएगा, आयतन नियत है, डीवी क्या हो जाएगा 0। तो बेटा ये कार्य कितना आएगा, इसमें 0 आएगा। कितना कार्य आएगा, 0। यहां पर बेटा समदाबीय,
समदाब्य में क्या बेटा, पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी, या फिर क्या बेटा, म्यू आर डेल्टा टी। ये डब्ल्यू के फॉर्मूले बेटा, डब्ल्यू के फॉर्मूले। समतापीय बेटा जी, समतापीय, समतापीय का फॉर्मूला जी गंदा बेटा, गंदा सा फॉर्मूला, म्यू आर टी एल एन, म्यू आर टी एल एन वी टू बाई वी वन, या फिर इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, पी वन बाई पी टू भी लिखा जा सकता है, पी वन बाई पी टू भी लिखा जा सकता है। पांच सौ बेटा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से आया, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई कर देना, त्रिभुज का क्षेत्रफल है बेटा। ये टर्म क्लियर है, म्यू आर टी एल एन वी टू बाई वी वन, वी टू बाई वी वन को पी वन बाई पी टू लिखा जा सकता है। समतापीय है, समतापीय में पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वी होता है। समतापीय में पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी होता है, इसलिए वी टू बाई वी वन या फिर पी वन बाई पी टू। अगर वी का डेटा दे रखा है तो वी टू बाई वी वन, पी का डेटा दे रखा है तो पी वन बाई पी टू। द फोर्थ नंबर रुद्धोष्म, फोर्थ नंबर रुद्धोष्म, रुद्धोष्म में W बराबर म्यू आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा। म्यू आर डेल्टा टी को जरूरत पड़ने पर P2V2 माइनस क्या लिखा जाएगा, P1V1 अपॉन क्या आएगा, 1 माइनस गामा। लास्ट बेटा लास्ट, अगर प्रक्रम की समीकरण आ जाए, प्रक्रम की समीकरण आ जाए तो उसको सामान्य प्रक्रम समझकर सोल्व किया जाएगा। सामान्य प्रक्रम, सामान्य के लिए बेटा W इज इक्वल टू म्यू आर डेल्टा टी, म्यू आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस एक्स। इसकी जगह क्या भी लिख सकते हो बेटा, P2V2 माइनस P1V1 अपॉन 1 माइनस एक्स। म्यू आर डेल्टा टी को हमेशा क्या लिखा जा सकता है, P2V2 माइनस P1V1। समदाबीय वाला जीरो नहीं बेटा, समदाबीय वाला P डेल्टा V होता है, P डेल्टा V, P मल्टीप्लाइड बाई V2 माइनस V1। समदाबीय वाला नहीं, समआयतनिक वाला जीरो होता है बेटा, समआयतनिक वाला जीरो होता है, समदाबीय वाला जीरो नहीं है, समआयतनिक वाला जीरो है। आयतन नियत है तब जीरो है, इतनी देर से बोल रहे थे ग्राफ में, आयतन नियत है तब कार्य जीरो है। हाँ, दाब नियत है, दाब नियत है तो कार्य जीरो नहीं होगा, दाब नियत है तो कार्य जीरो नहीं होगा, दाब बाहर आ जाएगा, डीवी का इंटीग्रेशन वी हो जाएगा और फिर वी में लिमिट लिखोगे, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, पी डेल्टा वी आएगा। देन बेटा जी ये 5 प्रक्रम हो गए, ये 5 प्रक्रम हो गए। अच्छा बेटा यहां पर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, रुद्धोष्म और सामान्य में क्या डिफरेंस है। रुद्धोष्म में बेटा नाम बोलता है, प्रक्रम की समीकरण नहीं दी जाती, केवल नाम बोला जाता है कि रुद्धोष्म प्रक्रम है। और जैसे वो रुद्धोष्म प्रक्रम बोलता है तो गामा अपन को पता होता है, गैस के नाम से गामा पता है। मैं बोलू हीलियम, हीलियम का मतलब एक परमाणु, गामा कितना 5/3। मैं बोलू H2 तो H2 का मतलब क्या, द्विपरमाणु, गामा कितना 7/5। तो यहां पर बेटा गामा को अलग से सोल्व करनी नहीं पड़ता है, डायरेक्ट गैस के नाम से गामा पता होता है अपन को, गैस के नाम से गामा डायरेक्ट पता होता है अपन को। लेकिन बेटा एक्स के लिए सोल्व करना पड़ता है, मैंने पूरा प्रोसेस बताया था, मैंने बोला था बेटा कार्य में भी जो है, कार्य का जो फॉर्मूला आएगा सामान्य प्रक्रम के लिए वो भी एक्स के टर्म में आएगा। ये एक्स पता करने का प्रोसेस पता है क्या तुम्हें, एक्स कैसे पता किया जाता है, प्रक्रम की समीकरण दी जाए तो एक्स कैसे पता करते हैं। 3 स्टेप बताई थी मैंने, 3 स्टेप। तीन स्टेप बताई थी एक्स पता करने की। सबसे पहले अगर बेटा प्रक्रम की समीकरण पी और वी में नहीं हो, टी दिख जाए उसमें, तो सबसे पहले टी को गायब करना है, टी को गायब करना है। फिर पी और वी को एक साइड पर लाना है और फिर पी की घात 1 करनी है। तीन प्रोसेस बताई थी उसकी।
और बेटा जो लास्ट बचा हुआ है चक्रीय प्रक्रम, चक्रीय प्रक्रम, चक्रीय प्रक्रम में जो कार्य होता है बेटा बंद लूप का क्षेत्रफल, क्या होता है बेटा बंद लूप का क्षेत्रफल। चक्रीय प्रक्रम का जो कार्य रहेगा बेटा ये जी, ये क्या होता है बंद लूप का क्षेत्रफल। बंद लूप का क्षेत्रफल कैसे बेटा जी, बंद लूप का क्षेत्रफल कैसे आया समझना मेरी बात को। मान लीजिए बेटा एक कोई पीवी ग्राफ है ना, चक्रीय प्रक्रम, बंद लूप का क्षेत्रफल, समझना कैसे आया बंद लूप का क्षेत्रफल। देखो बेटा पहले मैं 1 से 2 जा रहा हूं, फिर 2 से वापस 1 आ रहा हूं, जहां से चला था वापस वहीं पे आ गया, क्लोज लूप बन गया, क्लोज लूप बन गया, चक्रीय प्रक्रम हो गया। जहां से चले थे बेटा वापस वहीं पे पहुंच जाए तो कौन सा प्रक्रम है, चक्रीय प्रक्रम है, साइक्लिक प्रोसेस है बेटा। साइक्लिक प्रोसेस में अब बेटा ग्राफ तुम्हें दे दिया, ग्राफ दे दिया तो तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है, पीवी ग्राफ और आयतन अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल। आयतन बढ़ रहा होगा तो कार्य धनात्मक, आयतन घट रहा होगा तो कार्य ऋणात्मक। लेकिन इसमें दोनों चीजें एक साथ हो रही है चक्रीय प्रक्रम में। चक्रीय प्रक्रम में बेटा ए 1 से 2 जा रहा था, तब तक तो आयतन क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। इस वाले में तो आयतन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो राइट में आ रहा है मतलब आयतन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इस वाले में बेटा आयतन घट रहा है, देखो आयतन घट रहा है, इधर जाने पर आयतन घटेगा, इस वाले में आयतन घट रहा है। तो बेटा चक्रीय प्रक्रम को 2 पार्ट में तोड़ के सोल्व करेंगे, 2 पार्ट में। एक पार्ट वो बेटा जिसमें आयतन लगातार बढ़ रहा हो, एक पार्ट वो बेटा जिसमें आयतन लगातार घट रहा हो। जिसमें आयतन बढ़ रहा होगा वो वाला क्षेत्रफल धनात्मक, जिसमें आयतन घट रहा होगा वो वाला क्षेत्रफल ऋणात्मक। तो बेटा लिख रहा हूं, सुनना मेरी बात को बेटा। ये ब्लू वाला एरिया जो है, ये ब्लू वाला एरिया जो दिख रहा है तुम्हें, ब्लू वाला एरिया, इस ब्लू वाले एरिया में देखो, ब्लू वाले एरिया में, इस ब्लू वाले एरिया में बेटा W1A2, ये ब्लू W1A2 इज इक्वल टू कार्य क्या आएगा बेटा, क्षेत्रफल, और क्या आएगा बेटा, धनात्मक आएगा। अब बेटा W2A1 देखो, W2A1 क्या 2B1 2A1 नहीं 2B1। अच्छा W2B1 वाला देखो बेटा, 2B1 वाला प्रोसेस देखो, क्या 2B1 वाला प्रक्रम यही है क्या बेटा, 2B1 वाला प्रक्रम यही है क्या। अगर इसको बेटा मैं अलग से एक प्रक्रम मानूं तो ये वाला ग्राफ और आयतन अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल यही आएगा क्या। देखो 2B1 वाले प्रक्रम के नीचे वाला क्षेत्रफल इतना ही होगा क्या बेटा, देखो और बेटा जो 2B1 होगा ये क्या रहेगा, ऋणात्मक। बेटा ये येलो वाला तो क्या रहेगा, ऋणात्मक। इसके नीचे वाला क्षेत्रफल तो क्या है, ऋणात्मक। और बेटा इसके नीचे जो क्षेत्रफल आ रहा था वो क्या है, धनात्मक। बेटा इस ऊपर वाले के नीचे, इस वाले प्रक्रम की बात कर रहा हूं 1A2 की, तो 1A2 केवल इस प्रक्रम की बात करूं बेटा तो ये प्रक्रम और आयतन अक्ष के मध्य का पूरा क्षेत्रफल ब्लू कलर वाला, ये वाला तो क्या रहेगा, धनात्मक। और जब बेटा 2B1 में जाऊंगा तो ये वाला ग्राफ और आयतन अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल ये येलो वाला क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। ये दोनों बातें समझ गए हो क्या तुम बेटा। इस पूरे चक्रीय प्रक्रम को दो प्रोसेस में तोड़ा, 2 प्रक्रम में तोड़ा मैंने। जब इस प्रक्रम को देख रहे हो तो इस दूसरे वाले नीचे वाले प्रक्रम को भूल जाओ, केवल इस प्रक्रम को देखो। ऐसा ग्राफ होता, केवल ऐसा ग्राफ दिया जाता तो ये वाला ग्राफ और आयतन अक्ष के मध्य का पूरा क्षेत्रफल लेते तुम, ये पूरे कार्य को धनात्मक लिखते। इस नीचे वाले ग्राफ को हटा दो। अगर मान लो मैं तुम्हें केवल 1A2 वाला ग्राफ देता तो तुम क्षेत्रफल ब्लू कलर वाला पूरा क्षेत्रफल लेते और कार्य को क्या लिखते, धनात्मक। इससे बेटा केवल तुम्हें 2B1 वाला ग्राफ दिया जाता, केवल 2B1 वाला ग्राफ दिया जाता तो तुम बेटा इस ये वाला ग्राफ और आयतन अक्ष के मध्य का पूरा क्षेत्रफल लेते और इस क्षेत्रफल को क्या लिखते, ऋणात्मक लिखते।
तो बेटा यहां पर जो W बचेगा, W नेट जो बचेगा, W नेट जो बचेगा बेटा जी, W नेट जो बचेगा वो W नेट क्या बचेगा बेटा, बंद लूप का क्षेत्रफल। क्या बचेगा बेटा, बंद लूप का क्षेत्रफल। क्या बचेगा बेटा जी, बंद लूप का क्षेत्रफल। और वो बंद लूप का क्षेत्रफल भी क्या बचेगा, धनात्मक बचेगा। देखो बेटा ब्लू वाला एरिया ज्यादा दिख रहा है, देखो नीचे वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे वाला जितना एरिया ब्लू है उतना ही वाला येलो भी है, तो नीचे वाले प्लस माइनस तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। प्लस वाला ज्यादा बचेगा, एग्जैक्ट इतना अमाउंट ज्यादा बचेगा, ये वाला क्षेत्रफल ज्यादा बचेगा प्लस वाले में। प्लस वाला क्षेत्रफल यहां तक है बेटा, प्लस वाला क्षेत्रफल यहां तक है, माइनस वाला क्षेत्रफल केवल ये नीचे वाला है, तो प्लस माइनस नीचे वाले तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस वाला ये इतना बचा रहेगा, केवल बंद लूप जितना बचा रहेगा। समझ पाए क्या तुम मेरी बात को, हां या ना बोलो भाई। तुम बोलते नहीं हो क्या, जल्दी हां या ना बोलो, फिर आगे एक पॉइंट लिखने वाला हूं इससे रिलेटेड। अच्छा इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता, सुनना बेटा मेरी बात को, ये भी क्लॉकवाइज है क्या, चक्रीय प्रक्रम जो है वो क्लॉकवाइज है क्या, चक्रीय प्रक्रम अभी क्लॉकवाइज है क्या। अगर बेटा ये एंटी क्लॉकवाइज होता, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होता तो जिसमें आयतन बढ़ रहा है उसमें तो आयतन घट रहा होता, और जिसमें आयतन घट रहा है उसमें आयतन बढ़ रहा होता। अगर ये क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज होता, एंटी क्लॉकवाइज, तो बेटा इस वाले में तो आयतन घटता और इस वाले में बढ़ता, नेट कौन सा बचता, नेगेटिव बचता, नेगेटिव। बेटा अगर क्लॉकवाइज होगा तो धनात्मक, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ऋणात्मक, और बेटा ऐसे अल्टरनेट चेंज याद रखना। अगर तुमसे बोल दिया जाए वीपी है तो बेटा धनात्मक कब आएगा, एंटी क्लॉकवाइज में। देखिए बेटा जी याद रह जाएगी बात। बोलने वाले ऑप्शन लाओ सर, परेशान हो जाएंगे, मैं परेशान हो जाऊंगा। ऐसा सोच रहे हो तुम। अब बेटा ग्राफ में भी दो प्रकार के क्वेश्चन हो गए बेटा, ग्राफ में भी दो प्रकार के क्वेश्चन हो गए। पहले अपन ने बोला था कि अगर सिंगल ग्राफ हो, पूरा साइक्लिक लूप नहीं बन रहा हो, तब तो बेटा प्लस माइनस का ध्यान किससे रखना है, आयतन बढ़ने या आयतन घटने से। लेकिन बेटा चक्रीय प्रक्रम आ जाए तो फिर बेटा प्लस माइनस का ध्यान आयतन बढ़ने या घटने से नहीं रखना, चक्रीय प्रक्रम में किससे रखना है प्लस माइनस का ध्यान, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से। और बेटा इसमें से केवल एक टर्म याद की जाती है, पीवी क्लॉकवाइज धनात्मक, एक याद करना होता है, पीवी क्लॉकवाइज धनात्मक। उसके बाद अल्टरनेट चेंज है बेटा, पीवी क्लॉकवाइज धनात्मक, पीवी एंटी क्लॉकवाइज ऋणात्मक, पीवी क्लॉकवाइज धनात्मक तो वीपी क्लॉकवाइज ऋणात्मक, वीपी एंटी क्लॉकवाइज धनात्मक। केवल एक याद रखा जाता है, पीवी क्लॉकवाइज धनात्मक, पीवी क्लॉकवाइज धनात्मक।
बेटा जब पूरा क्लोज लूप आ जाए तब प्लस माइनस आयतन बढ़ने घटने से नहीं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से लगता है। और अगर अकेला सिंगल प्रोसेस हो तो प्लस माइनस आयतन बढ़ने या घटने से लगता है। प्लस माइनस लगाने के दो तरीके देख चुके हैं, आयतन बढ़ने घटने से लगाया और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से लगाया। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कब बेटा? जब चक्रीय प्रक्रम हो। और बेटा सिंगल प्रक्रम हो एक अकेला तो बेटा आयतन बढ़ने या घटने से लगाते हैं। क्षेत्रफल से जब भी कार्य पता करूंगा बेटा तो मेरी जिम्मेदारी है, क्षेत्रफल से जब भी कार्य पता करूंगा तो मेरी जिम्मेदारी है, प्लस माइनस मुझे लगाना है। हाँ बेटा आज थ्योरी है इसकी, आज थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, फिर क्वेश्चन ही बचेंगे, फिर थ्योरी रहेगी ही नहीं, फिर क्वेश्चन है। थ्योरी में तीन ही चीजें बेटा, डब्ल्यू क्यू डेल्टा यू। क्यू पढ़ चुके, डेल्टा यू पढ़ चुके, ये डब्ल्यू भी पढ़ चुके, ये लो थ्योरी कंप्लीट है। तो बेटा क्यू भी हर प्रक्रम के लिए फॉर्मूला अलग अलग, और डब्ल्यू इंपॉर्टेंट पार्ट, हर प्रक्रम के लिए फॉर्मूला अलग अलग, फिर ग्राफ वाले क्वेश्चन अलग। और डेल्टा यू सबसे सिंपल चीज, डेल्टा यू सबसे मजेदार चीज, सारे प्रक्रम कोई सा भी प्रक्रम हो एक ही फॉर्मूला। गैस द्वारा किया गया कार्य बताइए। ये लीजिए बेटा जी क्वेश्चन, ये लीजिए बेटा जी क्वेश्चन, सोल्व कीजिए इसको, सोल्व कीजिए इसको, तुरंत रफ्तार से सोल्व कीजिए, मेरे लिखने के पहले सोल्व कर दीजिए इसको। नहीं आज नहीं हो जाएगा चैप्टर। ये केटीजी थर्मोडायनेमिक्स बेटा नीड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है ना, इसको आराम आराम से पढ़ रहे हैं अपन। मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं थर्मल फिजिक्स के बेटा इन दो चैप्टर से बनते हैं, इस वाले चैप्टर से, केटीजी थर्मोडायनेमिक्स। एक साथ ये दो चैप्टर है, केटीजी वाला पार्ट भी है, थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट भी है। इन दोनों पार्ट से नीट में क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है। नहीं बेटा नहीं होगा आज चैप्टर। बेटा भी है, इसके बाद एक चैप्टर और रहेगा, फिर मेरा वाला पार्ट तो लगभग कंप्लीट हो जाएगा, फिर एक आध चैप्टर और बचेगा दूसरे सर का। मेरे वाला पार्ट ही मान लो तुम सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा सोल्व करता हूं इसको, है ना, ये बोलो। अच्छा क्षेत्रफल ये वाला आएगा, बंद लूप है, बंद लूप का क्षेत्रफल ही आएगा, चक्रीय प्रक्रम है। इधर वाली लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा 2v1, इधर वाली कितनी हो जाएगी 2v1, इधर वाली कितनी हो जाएगी 3p1। तो जो क्षेत्रफल आएगा बेटा, जो कार्य आएगा वो कार्य बराबर क्या रहेगा, कार्य बराबर W इज इक्वल टू बेटा बंद घेरे का क्षेत्रफल, और बंद घेरे के क्षेत्रफल के आगे प्लस माइनस लगाना मेरी जिम्मेदारी है। प्लस लगाऊं या बेटा माइनस लगाऊं, प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं, ये बोलो, प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं, प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं। देखो बेटा ग्राफ को देखो, चक्रीय प्रक्रम में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से देखना है क्या बेटा, पीवी क्लॉकवाइज धनात्मक, एक लाइन याद रखनी है, पीवी क्लॉकवाइज धनात्मक,
पीवी क्लॉकवाइज धनात्मक बेटा, पीवी क्लॉकवाइज धनात्मक क्या है? पीवी क्लॉकवाइज है क्या या वीपी क्लॉकवाइज है? ये पीवी क्लॉकवाइज धनात्मक होता है, ये वीपी क्लॉकवाइज है ऋणात्मक बेटा जी, ऋणात्मक। क्या आएगा? ऋणात्मक। कारण बोलिए, कारण बोलिए। वीपी क्लॉकवाइज क्या है बेटा? वीपी क्लॉकवाइज। पीवी क्लॉकवाइज क्या होता है? धनात्मक। वीपी क्लॉकवाइज क्या होगा? ऋणात्मक। तो बोलो बेटा ये ऋणात्मक, और क्षेत्रफल बोलो कितना आ जाएगा? 3p1 मल्टीप्लाइड बाय 2p1 2v1 कितना हो जाएगा बेटा जी? -6p1v1 आ जाएगा, -6p1v1। ये लीजिए बेटा जी एक और क्वेश्चन, ये लीजिए एक और क्वेश्चन। नियत दाब 4.5 गुणा 10⁵5 पास्कल पर एक गैस को 800 किलो जूल, 800 किलो जूल, ये 800 है बेटा, 800 किलो जूल उष्मा प्रदान की जाती है, उष्मा प्रदान की जाती है। 800 किलो जूल उष्मा प्रदान की जाती है। की जाती है तो इसका आयतन, तो इसका आयतन, तो इसका आयतन 0.5 मीटर क्यूब से 2.0 मीटर क्यूब तक बढ़ता है, तक बढ़ता है। तो गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ये देखिएगा बेटा जी, शानदार क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्लियर बोला जा रहा है तुम्हें, क्वेश्चन में क्लियर बोला जा रहा है, क्वेश्चन में क्लियर बोला जा रहा है। देखो कि तुम्हें क्या दिया है, उष्मा तो दे दी, उष्मा की मात्रा तो डायरेक्ट दे दी, उष्मा की मात्रा डायरेक्ट दे दी। देखो बेटा उष्मा की मात्रा डायरेक्ट दी जा रही है क्या? क्वेश्चन देखेगा उष्मा की मात्रा डायरेक्ट है क्या तुम्हारे पास? 800 किलो जूल है क्या उष्मा की मात्रा? देखो 800 किलो जूल उष्मा। क्यू दे रखा है क्या बेटा? क्यू दे रखा है, डेल्टा यू पूछ रहा है। क्यू दे रखा है, डेल्टा यू पूछ रहा है। क्यू दे रखा है, डेल्टा यू पूछ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं वो फ्लोट से सोल्व करवाना चाह रहा है क्या? फ्लोट से, फर्स्ट लॉ से, क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू से। क्यू दे रखा है, देखो बेटा क्यू दे रखा है, मैं सोल्व कर दूं बेटा जिसको, मैं सोल्व कर दूं। क्यू दे रखा है, अगर डब्ल्यू का भी मैंने जुगाड़ लगा लिया, क्यू दे रखा है, डब्ल्यू का भी मैंने जुगाड़ लगा लिया तो अपना काम हो जाएगा क्या बेटा? क्यू दे रखा है, डब्ल्यू का मैंने जुगाड़ लगा लिया, काम हो जाएगा क्या अपना? नहीं बेटा थोड़ी गलती हो रही है। तो देखो बेटा डब्ल्यू पता करता हूं, यहां पर डब्ल्यू जो रहेगा बेटा, डब्ल्यू देखना बेटा जी क्या क्या खेल है क्वेश्चन में। डब्ल्यू देखो बेटा, डब्ल्यू बताओ बेटा यहां पर ग्राफ है या न्यूमेरिकल है? ग्राफ है या बेटा ऐसे लैंग्वेज की फॉर्म में क्वेश्चन, लैंग्वेज की फॉर्म में। अच्छा तुम्हें प्रक्रम पहचानने में आ रहा है क्या? क्लियर लिखा हुआ है क्या बेटा? नियत दाब वाला प्रक्रम है। क्लियर लिखा हुआ है क्या? नियत दाब वाला प्रक्रम है। तो नियत दाब वाला प्रक्रम है तो दो फॉर्मूले है बेटा, पी डेल्टा वी या फिर म्यू आर डेल्टा टी। पी डेल्टा वी या फिर म्यू आर डेल्टा टी। टेम्परेचर का डेटा गिवन नहीं है, वॉल्यूम का डेटा गिवन है, पी और वी का डेटा गिवन है, तो पी डेल्टा वी लिखेंगे। जरूरत पड़ने पे म्यू आर डेल्टा टी भी लिखा जा सकता था, लेकिन पी डेल्टा वी, पी और वी का डेटा गिवन है, डायरेक्ट किससे लिखूंगा? पी डेल्टा वी। ग्राफ होता तो किससे करता? क्षेत्रफल से, लेकिन ग्राफ नहीं है, लैंग्वेज है। लैंग्वेज है तो किस पे जाऊंगा? मैथमेटिकल फॉर्मूलाज पे। और मैथमेटिकल फॉर्मूलाज क्या? पी डेल्टा वी समदाब्य प्रक्रम है, क्योंकि पी की वैल्यू बोलो बेटा 4.5 गुणा 10⁵5। इधर वी फाइनल माइनस वी इनिशियल,
वी फाइनल कितना बेटा 2.0 माइनस 0.5 कितना आएगा बेटा जी 4.5 गुणा 1.5 कितना आ जाएगा 6.75 गुणा 10 की घात 5 जूल। अच्छा बेटा क्यू किलो जूल में है, क्यू किलो जूल में, इसको भी किलो जूल में बदल दूं क्या, इसको भी किलो जूल में बदल दूं क्या, देखो 675 गुणा 10 की घात 3 जूल बराबर 675 किलो जूल। बोलो बेटा जी बोलो, सही है क्या ये बात? ये जो यूनिट कन्वर्जन लास्ट में लिखा है ये समझ पा रहे हो क्या तुम? ये 10 की घात 2 को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 675 हो गया, 10 की घात 3 रहने दिया केवल, फिर 10 की घात 3 जूल को क्या लिख दिया बेटा, किलो जूल लिख दिया। ये डब्ल्यू पता करना था बेटा, डब्ल्यू सोल्व करने का क्वेश्चन था, फिर उसके बाद तो फ्लोट लगाना है, केवल फ्लोट लगाना है। Q इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। Q कितना बेटा, Q कितना 800 किलो जूल। बेटा प्लस माइनस का ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि Q की वैल्यू डायरेक्ट गिवन है। देखो 800 किलो जूल डायरेक्ट वैल्यू गिवन है, डायरेक्ट वैल्यू गिवन है तो प्लस माइनस और यूनिट का ध्यान रखना मेरा काम है। प्लस कैसे लगाऊंगा, गैस को उष्मा प्रदान की जा रही है, कैसे भी करके गैस के पास उष्मा पहुंच रही है, गैस को उष्मा मिल रही है, गैस के पास उष्मा गई है, तो उसके लिए उष्मा क्या होगी, धनात्मक होगी। होगी नहीं होगी भाई, गैस के लिए उष्मा धनात्मक होगी नहीं होगी? कितना लिख दूं, अच्छा कार्य धनात्मक ही आया है 675 प्लस डेल्टा यू, यहां से डेल्टा यू कितना बेटा जी 125 जूल, 125 किलो जूल। देखिए बेटा जी क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार, कहीं कोई लोचा हो तो बताइए मुझे, कहीं कोई लोचा हो तो बताइए मुझे। फिर एक चीज मैं तुम्हें बताता हूं, पहले तुम्हें कुछ पूछना हो तो तुम पूछ लो, कोई दिक्कत हो गई तो बता दो। फिर यहां पर एक इंपॉर्टेंट लाइन और बताऊंगा तुम्हें। डन है क्या बेटा जी, डन है क्या? अब सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात, जब तुम क्षेत्रफल से कार्य पता करते हो, जब तुम क्षेत्रफल से कार्य पता करते हो तब प्लस माइनस लगाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तब प्लस माइनस लगाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर कार्य तुम मैथमेटिकल फॉर्मूला से पता करते हो, पी डेल्टा वी से पता करते हो, म्यू आर टी एल एन V2 बाई V1 से पता करते हो, म्यू आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा से पता करते हो, म्यू आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस एक्स से पता करते हो, तो प्लस माइनस लगाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। मैथमेटिकल फॉर्मूले में केवल अपना काम वैल्यू पुट करना है। आयतन बढ़ रहा होगा तो ऑटोमेटिक धनात्मक आ जाएगा, आयतन घट रहा होगा तो ऑटोमेटिक ऋणात्मक आ जाएगा। यहां पर आयतन घट रहा होता, अगर उल्टा हो रहा होता 2 से 0.5 हो रहा होता, 2 से 0.5 फाइनल 0.5 लिखते, इनिशियल 2 लिखते, आयतन घट रहा होता तो ऑटोमेटिक ये वैल्यू क्या आ जाती, ऋणात्मक आ जाती, ऑटोमेटिक ये वैल्यू क्या आ जाती, ऋणात्मक आ जाती। तो मैथमेटिकल फॉर्मूले में प्लस माइनस लगाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। मैथमेटिकल फॉर्मूले में केवल वैल्यू पुट कीजिए, उल्टा करके देख लो, आयतन घटा के देख लो, आयतन घटाओगे तो ये वाला फाइनल हो जाएगा, ये वाला इनिशियल हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल करते नेगेटिव आ जाती वैल्यू। बोलो सही बात बोल रहा हूं मैं। मैथमेटिकल फॉर्मूले से जब भी क्वेश्चन सोल्व करोगे प्लस माइनस लगाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। जब क्षेत्रफल से कर रहे हो या वैल्यू डायरेक्ट गिवन होती है तभी प्लस माइनस लगाना अपनी जिम्मेदारी है। या तो वैल्यू डायरेक्ट गिवन है तब अपन प्लस माइनस लगाएंगे, या फिर क्षेत्रफल से सोल्व कर रहे हो तब प्लस माइनस अपन लगाएंगे। लेकिन अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्मूले से किसी भी क्वांटिटी को सोल्व करता हूं तो फिर प्लस माइनस लगाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इस लाइन को तुम अपने शब्दों में लिख लो, कहीं अगर नोट्स लिख रहे हो या फिर यहां पे स्लाइड में लिखू कहीं कि जब भी क्षेत्रफल से
जब भी कार्य क्षेत्रफल से कैलकुलेट किया जाए तो प्लस माइनस लगाना अपनी जिम्मेदारी होती है, और जब भी कार्य मैथमेटिकल फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाए तो प्लस माइनस लगाना अपनी जिम्मेदारी नहीं है, अपना काम केवल वैल्यू पुट करना है। ऐसे लिख ली दीजिए इस लाइन को कहीं ना कहीं। हाँ बेटा जी, लिख लोगे इस लाइन को कहीं ना कहीं अपने नोट्स में, जहां पे भी तुम लिख रहे हो। हाँ तो बेटा यूट्यूब पे क्लास है तो 11:45 पे छोड़ दिया जाएगा तुम्हें। लेकिन ये जो लाइन में बोल रहा हूं लिख देना, जब भी कार्य क्षेत्रफल से पता करते हैं तो प्लस माइनस लगाना अपनी जिम्मेदारी है। जब कार्य मैथमेटिकल फॉर्मूले से, मैं तो बर्बाद हो गया, एक भी आंसर सही नहीं हो रहा। तो इसमें बर्बाद होने की क्या बात है भाई? अगर तुम्हें सही हो जाते, तुम्हें पहले से आ रहे होते तो मैं थोड़ी बताता तुम्हें। क्लास वाले क्वेश्चन तुमसे नहीं हो रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद जो तुम मॉड्यूल में ट्राई करते हो वो वाले क्वेश्चन तुमसे होने चाहिए। कार्य बेटा, कार्य के लिए बोल दो, कार्य के लिए याद रहेगी बात। क्षेत्रफल से जब भी कार्य पता किया जाता है तो प्लस माइनस लगाना अपनी जिम्मेदारी होता है। जब कार्य मैथमेटिकल फॉर्मूले से कैलकुलेट करता हूं तो प्लस माइनस लगाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरा काम केवल वैल्यू पुट करना है। डन, आगे चलता हूं। ये लीजिए बेटा जी आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन, दो मोल गैस द्वारा किया गया कार्य, दो मोल गैस द्वारा देखिएगा बेटा जी, है ना क्वेश्चन, सुनिएगा बेटा जी, बता रहा हूं मैं आपको, है ना, सुनना मेरी बात को। देखो बेटा तुम्हें यहां पर ग्राफ दिख रहा है क्या? क्वेश्चन में ग्राफ दिख रहा है क्या? बस केवल तुम थंब भेजते रहना, जो बात मैं बोलूं जो तुम्हें क्लियर होती रहे, थंब भेजते रहना मुझे फटाफट से, है ना। बेटा यहां पर वीटी ग्राफ दिया जा रहा है क्या? यहां पर वीटी ग्राफ दिया जा रहा है क्या? बेटा वीटी ग्राफ दिया हुआ है तो अपने दिमाग में बेटा क्षेत्रफल से कार्य को सोल्व करने का नहीं आना चाहिए। क्षेत्रफल से कार्य तभी सोल्व होता है जब ग्राफ कौन सा होता? पीवी ग्राफ होता। कौन सा ग्राफ होता? पीवी ग्राफ होता। अगर पीवी ग्राफ होता तो मैं कार्य को किससे सोल्व करता बेटा? क्षेत्रफल से। लेकिन मैं ये गलती ना कर दूं कि मुझे वीटी ग्राफ दिख रहा हो फिर भी मैं इसके नीचे का क्षेत्रफल ले दूं, ऐसे मत कर देना भाई, सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा, सारी कहानी खत्म हो जाएगी। ग्राफ वीटी है, अब क्षेत्रफल नहीं चलेगा। क्षेत्रफल क्या क्लियर लिखा था? पीवी ग्राफ और आयतनक्ष के मध्य का क्षेत्रफल। पीवी ग्राफ और आयतनक्ष के मध्य का क्षेत्रफल। तो बेटा वीटी ग्राफ है, पहले मैं इसको पीवी में कन्वर्ट करूं, इतना काम इतना टाइम मेरे पास नहीं होता। मैं पहले इसको पीवी में कन्वर्ट करूं फिर क्षेत्रफल पता करूं, इतना टाइम मेरे पास नीट के एग्जाम में नहीं होता है। तो यहां पर बेटा मेरे पास ऑप्शन क्या बचा? मेरे पास ऑप्शन बचा कि तीन प्रक्रम दिख रहे हैं, ए से बी, बी से सी, सी से डी। ए से बी वाले का अलग से वर्ग पता करूं, बी से सी वाले का अलग से पता करूं। ए से बी का वर्ग प्रक्रम पहचानेंगे,
ए से बी का वर्ग पता करेंगे। बी से सी वाला प्रक्रम पहचानेंगे, उसका फॉर्मूला लगा के उसका वर्ग पता करेंगे। सी से डी वाला प्रक्रम पहचानेंगे, उसका फॉर्मूला लगा के उसका वर्ग पता करेंगे। 3 फॉर्मूले, 3 वर्ग पता करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे। सिंपल काम। 3 फॉर्मूले लगाने, डायरेक्ट फॉर्मूले, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। एरिया से जाने की नहीं सोचेंगे, वीटी ग्राफ है, क्योंकि पीवी ग्राफ होता तो मैं दिमाग में एरिया ही लाता, लेकिन पीवी ग्राफ नहीं है, वीटी ग्राफ है। हाँ, और फिर तुम समझ गए हो, क्योंकि एक तो समायतनिक मिलेगा, एक तो समायतनिक मिलेगा, इसका तो कार्य कैलकुलेट करना ही नहीं पड़ेगा, इसमें तो आयतन नियत है, इसमें तो 0 हो ही जाएगा, 2 का ही तो कैलकुलेट करना है। तो देखेगा बेटा जी, है ना, डब्ल्यू ए से बी सोल्व कर रहा हूं बेटा, है ना, ए से बी। अच्छा, इधर वाली वैल्यू भी दी हुई है, ये 5 लीटर, ये बेटा 15 लीटर, और ये 20 लीटर। ये इधर वाला लीटर में है बेटा, लीटर में, इधर वाला केल्विन में ही है, ऐसा यूनिट में ही है। सबसे पहले ए से बी वाला प्रक्रम बताओ, ए से बी वाला प्रक्रम नाम लिखना है अब तुम्हें, ए से बी वाले प्रक्रम का प्रक्रम पहचानो। ए से बी वाला प्रक्रम, ए से बी वाला प्रक्रम कौन सा है? कोई बता देगा क्या? गेस नियम में ग्राफ बताए थे मैंने तुम्हें, कौन सा प्रक्रम है ए से बी वाला? कोई बता देगा क्या? कोई बता देगा क्या इसका नाम? 1 लाख रुपए का क्वेश्चन फ्री में पूछ रहा हूं तुमसे, ए से बी वाले प्रक्रम का नाम बता दो। बहुत बढ़िया बेटा जी, समदाबीय प्रक्रम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? समदाबीय, कांस्टेंट प्रेशर, नियत दाब वाला प्रक्रम, समदाबीय प्रक्रम हो जाएगा बेटा, समदाबीय। अच्छा, समदाबीय प्रक्रम का फॉर्मूला बेटा सोल्व कर रहा हूं अब, है ना, सोल्व कर रहा हूं इसको। सबसे पहले डब्ल्यू ए बी बोलो, डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू कितना आएगा? कौन सा है बेटा? समदाबीय। तो क्या लिखोगे? म्यू आर डेल्टा टी लिख दोगे क्या? म्यू आर डेल्टा टी। देखो, क्योंकि पी नहीं है, पी नहीं है अपने पास, पी नहीं है अपने पास, इसलिए पी डेल्टा वी वाले फॉर्मूले पे नहीं जा रहा मैं, म्यू आर डेल्टा टी वाले पे जा रहा हूं। अपना कॉमन सेंस से कि पी डेल्टा वी लगाऊं या म्यू आर डेल्टा टी लगाऊं। म्यू दे रखा है क्वेश्चन में 2 मोल, म्यू दे रखा है, टेम्परेचर एक्सिस है, और आर की वैल्यू परमानेंट पता होती है, म्यू आर डेल्टा टी पे जा रहा हूं। म्यू इज इक्वल टू कितना? 2, आर की जगह आर, डेल्टा टी बोलो ऐसे भी कितना हो जाएगा? 750 माइनस 250, कितना आ जाएगा? 1000 आर। इसके बाद WB2C 0, कारण क्या है? समायतनिक। इसके बाद WC2D बोलिए बेटा जी, WC2D कौन सा है? C2D वाले में क्या नियत है बेटा? इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही थी, जो राशि अक्ष पे रही होगी वही नियत रहेगी। इसमें वर्टिकल लाइन आ रही है, इसमें भी अक्ष में से कोई राशि नियत रहेगी। हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन मतलब अक्ष वाली राशि नियत है, जो राशि अक्ष पे आ रही है वही नियत है, अगर क्षैतिज रेखा है या ऊर्ध्वाधर रेखा है तो। बताओ, सी से डी में टेम्परेचर कांस्टेंट दिख रहा है, 1000 केल्विन ही रहेगा तापमान सी से डी में, समतापीय टेम्परेचर कांस्टेंट। और टेम्परेचर कांस्टेंट का फॉर्मूला, गंदा सा फॉर्मूला, म्यू आर टी एल एन V2 बाई V1, म्यू आर टी एल एन V2 बाई V1। देखो V है अपने पास, इसलिए V2 बाई V1 लिख रहा हूं। P होता तो P1 बाई P2 लिखता, V2 बाई V1 भी लिखा जा सकता है, P1 बाई P2 भी लिखा जा सकता है। तापमान नियत है तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है। म्यू की वैल्यू बोलो 2, आर की जगह आर, टी कांस्टेंट वाला टेम्परेचर, और वो कांस्टेंट वाला टेम्परेचर कितना है बेटा जी? 1000, तो ये 1000 बेटा जी 1000। और एल एन V2 बाई V1, बेटा V2 पॉइंट कौन सा होगा? V2 बाई V1। कौन से प्रक्रम की बात कर रहा हूं? सी से डी की। सी कौन सा पॉइंट? पहला पॉइंट। डी कौन सा पॉइंट? द्वितीय पॉइंट, अंतिम पॉइंट। V2 का मतलब क्या? डी का आयतन। V1 का मतलब क्या? सी का आयतन। प्रक्रम कौन सा? सी से डी वाला। सी पॉइंट पहला पॉइंट, डी पॉइंट दूसरा या आखिरी पॉइंट।
V2 का मतलब VD, V1 का मतलब VC। तो बेटा यहां पर VD अपॉन VC लिखा जाएगा। VD कितना लिखोगे 20, V1 कितना लिखोगे 15। अच्छा बेटा ये रेशियो में आ रहे हैं तो लीटर में लिख दूं क्या? रेशियो में आ रहे हैं तो लीटर में लिख दूं क्या? दोनों को मीटर क्यूब में बदलने की जरूरत तो नहीं है, अनुपात आ रहा है। यहां भी 10 टू द पावर -3, यहां भी 10 टू द पावर -3 कैंसिल आउट हो जाता क्या? अनुपात में हो तो सेम मात्रक कोई सा भी लिख सकते हैं क्या? या फिर इसको भी मीटर क्यूब में बदल दो, नीचे वाले को भी मीटर क्यूब में बदल दो। इसमें भी 10 की घात -3 आएगा, नीचे वाले में भी 10 की घात -3 आएगा। लीटर से मीटर क्यूब में बदलेंगे तो दोनों 10 की घात -3 क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट। ये क्या आएगा 4/3। 2000 R ln 4/3। यह आ रहा है बेटा 2000 R ln 4/3। ln की टर्म में आंसर मिलता है जनरली, ln की टर्म को आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो बेटा W टोटल कितना है बेटा? 1000 R प्लस 0 प्लस 2000 R ln 4/3। 1000 R कॉमन ले देता हूं, 1000 R कॉमन, क्या बचेगा बेटा ब्रैकेट में? 1 प्लस 2 ln 4/3। इतने जुगल आ जाएगा बेटा ये। बोलो बेटा ग्राफ हो तो हर बार तो तुम्हारा दिमाग क्षेत्रफल नहीं कहेगा, ग्राफ दिखते तुम्हारा दिमाग क्षेत्रफल तो नहीं कहेगा कार्य में। ग्राफ दिखे लेकिन कौन सा दिखे? पीवी दिखे, तब अपना दिमाग क्या कहेगा? क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्षेत्रफल। बोलो बेटा जी क्लियर है बात? एक क्वेश्चन तुम करोगे ऐसा? एक मोल गैस द्वारा किया गया कार्य एरो गलत लगा दिए, एरो गलत लगा दिए, रुकिएगा। चलो ठीक है, इसी में सोल्व कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कर दीजिए इसी को सोल्व। सबसे पहले तो जिसमें आयतन नियत दिख रहा है उनका 0 0 लिख के निपटाओ। जिनमें आयतन नियत दिख रहा है उनका 0 0 लिख के निपटा दो, फ्री कर दो। कोई इसका क्षेत्रफल लेने की तो नहीं सोच रहा। ओहो हो, बंद घेरा है, बंद घेरा है, बंद घेरे का क्षेत्रफल, चक्रीय प्रक्रम। भाया कोई बंद घेरे का क्षेत्रफल समझ के, चक्रीय प्रक्रम समझ के बंद घेरे का क्षेत्रफल तो नहीं निकाल देगा।
कोई इसको चक्रीय प्रक्रम समझ रहा है, चक्रीय प्रक्रम समझ रहा है तब तो बहुत बढ़िया है, चक्रीय प्रक्रम तो है, लेकिन क्या इसका कार्य बंद घेरे के क्षेत्रफल से आ जाएगा? क्या नहीं आएगा। कारण क्योंकि ये ग्राफ पीवी नहीं है, ये ग्राफ वीटी है। अगर पीवी होता तो मेरे पास क्षेत्रफल ऑप्शन होता, लेकिन ये पीवी नहीं है, ये क्या है? वीटी है, वीटी। और वीटी है तो इसका मतलब फिर अब क्षेत्रफल का ऑप्शन नहीं बचता। अब क्या बचेगा? एक एक प्रक्रम को पहचानूंगा, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाऊंगा, फिर सोल्व करूंगा। और सबसे बड़ी बात, दो प्रक्रम का कार्य तो जीरो हो जाएगा, केवल दो ही प्रक्रम का सोल्व करना है, केवल दो ही प्रक्रम का सोल्व करना है, दो का तो जीरो है, बाकी बचे दो का ही सोल्व करना है बेटा जी। देखो बेटा, जीरो जीरो वाले तो इधर इधर लिख के फ्री हो जाता हूं, है ना। डब्ल्यू ए बी बराबर क्या बेटा? जीरो। डब्ल्यू सी डी बराबर क्या बेटा? जीरो। और इनका कारण क्या बेटा? आयतन क्या है? नियत है। आयतन क्या है? नियत है। समतापीय में बेटा एलन वाली टर्म बची रहेगी, एलन वाली टर्म आएगी आएगी समतापीय में। बिना एलन के जवाब नहीं दिया जा सकता, बिना लॉग के जवाब नहीं दिया जा सकता। अब सबसे पहले बेटा B2C की बात कर रहा हूं, WB2C। WB2C क्या म्यू आर टी एल एन V2 बाई V1 लिख दूं क्या? म्यू आर टी, म्यू की जगह कितना लिखूंगा? 1। म्यू आर टी एल एन VC अपॉन VB। V2 का मतलब फाइनल पॉइंट, V1 का मतलब इनिशियल पॉइंट। म्यू की जगह बोलो 1, आर की जगह R, टी की जगह 2000। VC बोलो, VC कितना? VC कितना? 20। VB कितना? 40। LN कितना आ जाएगा बेटा? LN VC की जगह कितना? 20। VB की जगह कितना? 40। कितना आ जाएगा? 2000 R। LN 1/2। क्या इसको ऐसे लिख दूं क्या? 2000 R। सुनना बेटा जी, ध्यान बनाए रखना, 2000 R LN क्या 2 की पावर -1, ये पावर आगे आ जाएगी, माइनस 2000 R LN2 आ जाएगा क्या? 2000 R LN2। देखो देखो, इस प्रक्रम में आयतन घट रहा था, इस प्रक्रम में आयतन घट रहा था, 40 से 20 हो रहा था आयतन। देखो आयतन 40 से 20 हो रहा था B2C में, आयतन घट रहा था, तो ऑटोमेटिक कार्य क्या आ रहा है? ऋणात्मक आ रहा है। ऑटोमेटिक कार्य क्या आ रहा है? ऋणात्मक। मैथमेटिकल फॉर्मूले में प्लस माइनस लगाना अपनी जिम्मेदारी नहीं है, ऑटोमेटिक आ रहा है ऋणात्मक। देखिए अब किसी ने यहां पे 40/20 लिखा होगा तो वो उसकी गलती है, मैंने क्लियर बताया। सेकंड पॉइंट कौन सा? जो बाद में लिखा होता है। फर्स्ट पॉइंट कौन सा? जो पहले लिखा होता है। एरो देखिए, B2C जा रहे हैं अपन, तो C वाला V2 होगा, B वाला V1 होगा। डन बेटा जी। इस वाले कार्य में किसी को कोई लोचा तो नहीं है? इस वाले कार्य में अच्छा, WD2 है, म्यू आर टी LN VA अपॉन VD। म्यू की जगह 1, R की जगह R, T की जगह 1000, और LN 40 अपॉन 20। कितना आ जाएगा बेटा? 1000 R LN2। बेटा रीस्टार्ट करो, नहीं चल रही तो। अच्छा बेटा जी, सबको ऐड कर दूं क्या? सबको ऐड कर दूं क्या? दो तो 0 0 है, दो यही बचेंगे क्या? W टोटल इज इक्वल टू 0 माइनस 2000 R LN2 प्लस 0 प्लस 1000 R LN2।
यहां से बेटा आर को भी कॉमन ले लीजिए, आर को भी कॉमन ले लीजिए। क्लियर, एक टर्म में आंसर चाहिए तो आर को भी कॉमन ले लीजिए, ln2 को भी कॉमन ले लीजिए। ब्रैकेट में क्या बचेगा, माइनस का 2000 प्लस का 1000, यहां से क्या माइनस का 1000 बचेगा क्या, तो -1000 आर ln2 लिख दीजिए, -1000 आर ln2। बताइए बेटा जी, क्लियर है क्या बात सभी को, क्लियर है क्या बेटा जी बात सभी को, बोलिएगा। आज के लिए इतना बहुत है क्या बेटा जी, आज के लिए इतना बहुत है क्या, कल से स्टार्ट करते हैं बेटा, आप कल से स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा जी, बाय बाय बाय, टाटा, सी यू टुमारो, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, लव यू ऑल, बाय बेटा जी, बाय बाय बाय।